देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। हाँ। अच्छा देखो, हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3 तक किया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 कर लिया था हम लोगों ने, 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, 3 का एक पॉइंट बताते हैं। देखो हम लोगों ने इंटेंजिबल एसेट में गुडविल को जो है, यहाँ पर देखो इंटेंजिबल एसेट क्या था वो एक बार बताते हैं। देखो मैंने बोला था जो भी हम लोग का इंटेंजिबल एसेट है लाइक गुडविल, पेटेंट, ये सब हमें राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो भी हमें राइट ऑफ करना है। तो मैंने तो इंटेंजिबल एसेट का बोला था कि किसी तरीके का नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखोगे मैट में इंस्टीट्यूट ने इंटेंजिबल एसेट में गुडविल और पेटेंट का नोट्स टू अकाउंट्स बना रखा है, ठीक है। मतलब इससे बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। देखो गुडविल तो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और मेरा पेटेंट भी 0 हो जाएगा, तो बैलेंस शीट के टोटल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस शीट का टोटल देखेंगे, क्योंकि गुडविल पेटेंट एसेट साइड का आइटम है, तो यहाँ पर नॉन करेंट एसेट के नीचे गुडविल पेटेंट जो है वो 0 वैसे ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नोट्स बना के प्रेजेंटेशन किया हुआ है तो तुम लोगों को भी ना करना पड़ेगा। मतलब मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में ये वाला नहीं बनाया था। अगर तुम लोग नोट्स टू अकाउंट्स देखोगे यहाँ पर, तो मैंने ये नहीं बनाया था। जैसे कि नोट्स टू अकाउंट्स में कहाँ मिलेगा मुझे, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर शायद, ठीक है, ये देखो मैंने जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाया था, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, और ये देखो यहाँ पर बना था मेरा पीपी का, ठीक है। उसके बाद मैंने 4th नंबर नोट जो है इन्वेंट्री यानी करेंट एसेट का दे दिया था, लेकिन 4th नंबर नोट तुम लोग को इंटेंजिबल एसेट का प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा कि गुडविल मेरा जितना था उसको हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंडर, और कैरिंग वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में बचा हुआ वैल्यू जो कैरी हो रहा है वो 0 यानी नील है। और पेटेंट का भी तुम लोग को सेम तरीके से लिख के प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, 37,500 और नेट कैरिंग वैल्यू नील होगा। मतलब ये दिखाना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा, जो कि मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में शो नहीं किया था, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना जरूरी है। मैंने यहाँ पर इग्नोर कर दिया था, बट प्रेजेंटेशन करके दिखाना है, ठीक है। इग्नोर हम लोग को नहीं करना है। मतलब अगर हम लोग किसी राइट ऑफ कर रहे हैं किसी डेटा को, तो उसको भी हमें दिखाना पड़ेगा, ये चीज बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये जो मतलब उसमें क्या होगा, यहाँ पर दिखाना है इंटेंजिबल एसेट नील बोल के, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग इंटेंजिबल एसेट 0 हम दिखाते हैं, इन्होंने जैसे किया है, ये देखो इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पर आगे जाएंगे तो मिलेगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट ये 0 दिखा रखा है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट हम लोग को दिखाना पड़ेगा, इंटेंजिबल एसेट 0 ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को। मैंने नहीं करवाया, तुम लोग एक नोट बना के इसको कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करना है दिया हुआ है क्लियरली। मतलब अभी हम यहाँ पर जस्ट इतना लिखवा देते हैं, ये देखो तुम लोग इस चीज को लिख लो तो याद रहेगा। यहाँ पर पॉइंट बी लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट। और इसका फिर हम लोग का नोट नंबर 4 हो जाएगा, सीक्वेंस में जाएंगे तो, और ये हम लोग का 5, 6 और 7 ऐसे करके चेंज हो जाएगा। ये नोट नंबर 5, ये नोट नंबर 6 और ये नोट नंबर 7 कर देते हैं, सीक्वेंस में हो गया। और इसको यहाँ नील या फिर डैश, ठीक है, या तो नील लिख लो या फिर इसको ऐसे दिखा दो, एक ही बात है, ऐसे दिखा दो, ठीक है। लेकिन ये दिखाना पड़ेगा। अब जब नोट्स टू अकाउंट्स बन रहा है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर, ये देखो 1 बन गया, फिर यहाँ पर 2 नहीं, ये शायद दूसरे क्वेश्चन का मिडिल में आ गया था, ये नोट्स टू अकाउंट्स मेरा थोड़ा लिखने में इधर उधर हो गया था, 1, 2, 3। और 4th नंबर जो है ये इन्वेंट्री का है। 4th नंबर का नोट हम लोग को बनाना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट का, ठीक है। और वहां पे डिटेल्स में दिखाना पड़ेगा, और ये वर्किंग नोट नंबर 5 हो जाएगा।
इन्वेंट्री और ये हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल 6th नंबर हो जाएगा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7th नंबर हो जाएगा। बस इतना सा तुम लोग को थोड़ा चेंज कर लेना है। और कैसे करके प्रेजेंट करोगे, जो राइट ऑफ हो गया, जो सिचुएशन ऑकर्ड हुआ वो बस ये चीज को प्रेजेंट करना है। अभी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर कॉपी में कहीं भी जगह है तो लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर लिख दो कि मतलब स्टडी मैट बोल के कि वहां से हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तो याद रहेगा। बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे तो अभी हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट बताना था। अभी हम लोग जो है नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 कहाँ से स्टार्ट, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। हाँ ये देखो, Given below is the balance sheet of Rebuild Limited as at 31st March 2001। ये 31st March 2001 Rebuild बोल के एक ऑर्गन कंपनी है, तो उसका बैलेंस शीट है। क्या क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर एज इट इज जैसे होता है वैसे ही रहेगा। ये देखो, इक्विटी लाइबिलिटी सबसे पहले रहता है लाइबिलिटी साइड में, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये फॉर्मेट होता है। इसमें नोट 1 नोट 2 बना हुआ है, जहां पर जाके हमें डिटेल्स पता चलेगा कि इनके पास कैसा शेयर कैपिटल है, कितने तरीके का, मतलब प्रेफरेंस, इक्विटी, रिजर्व, सरप्लस पता चलेगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन, वो भी नोट बना हुआ है, तो वहां भी चेक करेंगे कि हम लोग का क्या क्या डिटेल्स है। उसके बाद करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, जिसमें कोई नोट्स नहीं बना हुआ है, ठीक है, मतलब इसका हमें कोई डिटेल्स नहीं ढूंढना पड़ेगा। फिर एसेट्स में देखो, नॉन करेंट एसेट में हम लोग का पीपीई में है 6,68,000, इंटेंजिबल एसेट भी है, इन्वेंट्रीज भी है, ट्रेड रिसीवेबल भी है। इसमें कोई नोट्स नहीं बना हुआ है, तो जिसका नोट्स है उसी का डिटेल्स हमें मिलेगा। अच्छा, ये सब में नोट्स क्यों नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्रीज का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। मतलब इन्वेंट्रीज का नॉर्मली क्या नोट बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल का बनता है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस में बहुत तरीके का होता है, डेटर होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं होगा इनके पास, ठीक है, एक ही टाइप का होगा, तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल 3,28,000 दिया हुआ है। इंटेंजिबल एसेट हमें राइट ऑफ करने बोले या ना बोले, हम लोग को राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये मस्ट होता है कि इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि अगर बिजनेस का हालत खराब है, लोगों को हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने बोल रहे हैं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि मेरे बिजनेस में गुडविल है, मैंने पेटेंट करवा रखा है, ये पॉसिबिलिटीज नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो नोट्स मिल गया। शेयर कैपिटल में इनके पास दो तरीके का शेयर कैपिटल है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना सारा इशू कर रखा है इन्होंने, 15,000 इक्विटी शेयर, 50 रुपीज वाला, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,000, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, बताया था मैंने पहले दिन ही, अगर बाई चांस डिविडेंड कंपनी नहीं दे पा रही है तो डिविडेंड ऐड मतलब जैसे 10 रुपए का एक साल नहीं दिया, फिर नेक्स्ट ईयर 10, फिर नेक्स्ट ईयर 10, ऐसे करके क्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल का, ये देखो दिया हुआ है, कितने दिन का एरियर कर रखा है इन्होंने, 5 इयर्स का प्रेफरेंस शेयर एरियर कर रखा है। तो मुझे बोल सकते हो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाता है हमेशा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, मैंने बताया था, ठीक है, फिर से भी बता दिया। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिविडेंड दिया जाता है, क्योंकि लोगों ने जितना, ये देखो 7% का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई 100 रुपीज कंपनी को दे रहा है तो उसे 7 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी के पास अगर ऐसे शेयर 6 लाख रुपीज के पड़े हुए हैं तो कंपनी को कितना डिविडेंड देना पड़ता है पर ईयर, और वैसे करके 5 इयर्स का जो देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, उसका अमाउंट कितना होगा, बोलो। क्या हम क्वेश्चन समझा पाए, बोलो डिविडेंड कितना होगा। बोलो डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड कैपिटल पे होता है। अगर 100 रुपीज पे कंपनी को 7 रुपीज देना है तो 6 लाख पे कितना देना पड़ेगा, बोलो। बोलो कितना देना पड़ेगा। 4,200। 4,200। 42,000। 42,000, अच्छा। क्या देख लो, ये देखो यहाँ पर कितना है, 6 लाख इंटू 7%, 42,000। ये कितने बार देना, ये एक साल का हो गया, तो इन्होंने 5 साल का एरियर रखा है, तो टोटल कितना डिविडेंड बाकी रखा होगा, 42,000 इंटू
5 5, हाँ, इंटू 5 कितना हो 2,10,000 जाएगा? 2,10,000। ठीक है, देखो हम फिर से बताते हैं, डिविडेंड हमेशा कैपिटल पे दिया जाता है। डिविडेंड का मतलब है शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा जो दिया जाता है उसका नाम होता है डिविडेंड। ठीक है, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कंपनी को 6 लाख रुपीस का कैपिटल रेज हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। ठीक है, तो कंपनी ने जब कैपिटल इशू किया था बोला था अगर कोई मुझे 100 रुपए दोगे तो हम आपको 7 रुपीज डिविडेंड देंगे, तो 1 रुपए देने पे 7/100, और कंपनी के पास ऐसा 6 लाख आया है इस कैटेगरी में जो कि प्रेफरेंस शेयर है, तो ये हो गया ना 6 लाख। ठीक है, तो ऐसे यूनिटरी मेथड में भी कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग का आंसर आ रहा है 42,000, तो 6 लाख पे कंपनी को 42,000 देना पड़ेगा, और कंपनी ने ये नहीं पेमेंट किया। क्यों नहीं किया? प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट से ही तो प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। प्रॉफिट नहीं है, कंपनी जो है, ये देखो ना डेबिट बैलेंस प्रॉफिट का, प्रॉफिट नहीं है, कंपनी जो है लॉस में रन कर रही है, तो उन्होंने 5 साल का ऐसा डिविडेंड जो है एरियर यानी कि बाकी कर दिया। ठीक है, दे ही नहीं पा रहे, दे ही नहीं पा रहे, ऐसे करते करते 5 साल हो गया, यानी 2,10,000 का जो है इन्होंने डिविडेंड नहीं पे किया है अभी तक। ठीक है, अच्छा, अब रिजर्व सरप्लस में देखो डेबिट बैलेंस, ये तो होगा ही होगा। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है तो बिजनेस लॉस ही दिखाएगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। किसी का प्रॉफिट होगा तो वो क्यों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगा? और पहला बात है वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं होगा, और कोई कंपनी करेगा ही क्यों? ठीक है, ये तो एक खराब बात होता है ना। ठीक है, मतलब इससे गुडविल भी खराब होता है, आगे जाके कंपनी का सर्वाइवल का चांसेस भी, मतलब सरवाइव करेगा तो कर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि लोगों को मतलब इस कंपनी पे फिर आगे जाके ट्रस्ट नहीं होगा। फिर देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन दिख रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बिल्डिंग जो है वो डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाया गया है 4 लाख, और प्लांट भी डेप्रिसिएशन लेस करके ही दिखा रखा है 2,68,000। टोटल फिक्स्ड एसेट कंपनी का इतना है। इंटेंजिबल में ट्रेडमार्क और गुडविल मिला के 3,18,000 है, इसको हमें करना पड़ेगा राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ का मतलब होता है कि इसको अपने बैलेंस शीट से हटाना, तो ये एसेट है तो इसको हटाएंगे, ये एसेट है डेबिट है, इसको हटाएंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ऑल टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड लॉस जो यहाँ दिख रहा है इसे हमें हमेशा राइट ऑफ करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कंपनी का स्कीम क्या है। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, पता ही चल रहा है लॉस में चल रही है, शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी इनके पास नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट से करेंट लाइबिलिटी पे करने के बाद किसी के पास जो भी बचता है उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। एंड ए स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर, सभी ने अप्रूव किया है स्कीम को। जो इंटरनल स्कीम कंपनी ने, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कंपनी ने अडॉप्ट करने का सोचा है, तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ने बोला है हाँ ठीक है, आपने जो भी सोचा वैसा ही कर लीजिए। तो ए समरी ऑफ द स्कीम इज एज फॉलोज। तो क्या स्कीम था? इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट देयर 50 शेयर्स शुड बी रिड्यूस्ड ₹50, इनका एक एक शेयर ₹50 का था। ये देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ तो दिया ही है, अगर तुम लोग यहाँ भी देखोगे तो दिखेगा 50 रुपीज का इनका एक एक शेयर था, मतलब कंपनी ने एक एक शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से एक शेयर के लिए 50 रुपीज ले रखा था। ठीक है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 2.5 तक। ठीक है, 2.5 बाय कैंसिलेशन ऑफ 47.50 पर रिडक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन किया है इन्होंने 50 रुपीज। मान लो ये है मिस्टर ए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इनसे लिया था 50, अब बोल रहा है भूल जाओ 50 लिया था, मान लो कि 2.5 लिया था आपने, 47.5 आप अपना कैंसिल करो, तो इससे कंपनी को बेनिफिट होता है क्योंकि कैपिटल है, लाइबिलिटी कम हो रहा है। ठीक है, they have also agreed to subscribe for 3 new equity share of 2.50 each for each equity share held। अब क्या बोल रहा है देखो, पहले तो बोल रहा है कि जितने सारे इक्विटी शेयर्स है कंपनी उस पे 50 रुपीज ले चुकी है, बट अभी ये मानेगी कि वो 2.50 ही ली है, ये तो पहला कंडीशन। आफ्टर दैट दे हैव आल्सो एग्रीड, अब ये इक्विटी शेयर होल्डर ने और एक बात पे भी एग्री किया है, किस बात पे? टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर, ये और भी 3 न्यू इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मतलब इनको पैसा देना पड़ेगा। जब भी कंपनी का शेयर लेना होता है तो शेयर होल्डर को तो पैसा देना पड़ता
करता है, और इनको एग्री किया गया है इस बात पे कि आप लोग अपना पुराना 50 का 2.50 मानो, और 3 न्यू इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करो 2.50 का फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। मतलब अगर पहले कोई एक शेयर होल्ड करता था, ठीक है, पहले अगर किसी के पास एक शेयर था तो उसे आज 3 शेयर खरीदना पड़ेगा 2.50 का। ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। तो पहले काम करते हैं हम लोग, एक एक कंडीशन पे एंट्री करते हैं तो ध्यान रहेगा आराम से, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉइंट ए को डील कर लेते हैं, ठीक है। जब तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ के आराम से कर सकते हो। तो हम लोग पहले अभी पॉइंट नंबर ए को डील करते हैं। देखो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ रीबिल्ड लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का नाम रीबिल्ड ही था, देख लेते हैं फर्स्ट, शायद रीबिल्ड था, रीबिल्ड लिमिटेड। क्वेश्चन में कोई डेट तो दिया है नहीं कि कब कौन सा काम हो रहा है, तो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं 1-2 करके हम लिख रहे हैं। अच्छा, तो अगर कैपिटल मेरा ओल्ड कैपिटल कैंसिल होगा, न्यू कैपिटल बनेगा 2.50 का, तो एंट्री क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन सा वाला ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल है 50 रुपीज वाला, ठीक है, ₹50 करके है ओल्ड कैपिटल। अच्छा, और नया कैपिटल जनरेट होगा, तो नया बन रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने का बन रहा है 2.50 का। सारे बात क्वेश्चन में बोले हुए हैं 2.50 का। तो कंपनी का रिडक्शन कितने से हो रहा है 47.5, इसको हम लोग लिखते हैं 2 कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं 2 कैपिटल रिडक्शन, ये हो जाएगा ₹47.50 से, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने एक एक शेयर का वैल्यू बोला कि एक शेयर अगर 50 का था, मतलब था, ठीक है, ऑब्वियसली था, अगर नहीं एक शेयर जो 50 का था वो भी 47.50 से डाउन होके 2.50 हो जाएगा। लेकिन एक शेयर तो कंपनी ने इशू नहीं किया था, कंपनी ने ऐसा 15,000 शेयर्स इशू कर रखा था, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है इंटू 15,000, क्योंकि 50 रुपीज वाला 15,000 शेयर्स ही इन्होंने इशू किया था, ठीक है। तो जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें मिल जाएगा, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 7,50,000 का कैपिटल, ठीक है, 2.50 करके 15,000 शेयर्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शेयर्स का कोई चेंजेस नहीं बोला, बोला कि 15,000 शेयर्स जो 50 का माने थे, मतलब 15,000 शेयर इशू किया था 50 रुपीज वाला, वो अभी 2.50 का मानेंगे, तो 2.50 करके कितना हो जाएगा, वही 15,000 शेयर, मतलब ₹2.5 का भी हो जा रहा है, वैल्यू कम हो गया 37,500। और कैपिटल रिडक्शन में कितना आ जाएगा फिर 47.5 इंटू 15,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,12,500, ये हो जाएगा। तो कंपनी को इतने का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इतना लाइबिलिटी था, कैपिटल लाइबिलिटी होता है, अभी लाइबिलिटी 37,500 हो गया, और इतने का जो है रिडक्शन हुआ, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹2.5 ईच, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू मतलब अभी कंपनी ने जो वैल्यू सोचा है इक्विटी शेयर का, नॉर्मली इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 होता है, ठीक है, अभी इन्होंने 2.5 किया, कर सकता है, मतलब जो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, जो वैल्यू होना चाहिए किसी भी चीज का, तो इन्होंने अपने इक्विटी शेयर का वैल्यू जो है वो 2.5 किया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, इक्विटी शेयर होल्डर को और भी एक ऑप्शन, मतलब ऑप्शन लेना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी है, इन्होंने और भी एग्री किया है कि ये 3 न्यू इक्विटी शेयर जो है कंपनी से लेंगे, ठीक है, मतलब एक और भी इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा, 3 न्यू इक्विटी शेयर हर एक शेयर होल्डर को लेना पड़ेगा अगर उसके पास एक शेयर है, ठीक है। तो कंपनी अगर इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है ना, ये देखो, दे ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब क्या है, इशू हो रहा है तो लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कौन करने आ रहा है, बाहर वाला कोई नहीं आएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है कंपनी का, बाहर वाला थोड़ी ना आएगा, जो पहले से इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है,
उनको बोला गया है कि आप लोग अपना पहले का वैल्यू तो कम करो, साथ ही साथ नया शेयर भी लो। क्या वो लेंगे? हाँ लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो एग्री किया है ना। अब ये बेनिफिट है लॉस है वो तो उन्हीं को पता, लेंगे क्योंकि इन्होंने जो है बोला है कि हाँ हम लोग एग्री करते हैं, हम लोग लेंगे। तो इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है, तो इक्विटी शेयर इशू करने का एंट्री ऐसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन करते हैं तो एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। अब अगर शेयर के थ्रू से करते हैं तो शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर के थ्रू से करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इतना ही फर्क है। और कंपनी के केस में बैंक होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब 2.5 वाला शेयर सबको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपनी कितना शेयर इशू करेगी वो तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। कैसे बताओगे? सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक चीज बोला है, हम ये साइड में एक वर्किंग नोट बना के दिखाते, साइड साइड में करते ताकि तुम लोग को समझ में आएगा। कंपनी बोल रही है अगर पहले किसी के पास एक शेयर है, ठीक है, किसी के पास अगर एक शेयर है तो नया जो शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं वो 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओल्ड एक भी शेयर है तो नया 3 शेयर खरीदना पड़ेगा। अब कंपनी के पास ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले शेयर खरीदा है? 15,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर रखा है, ठीक है। 15,000 शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखा है। तो मुझे ये बताओ कि कंपनी का कितना नया और शेयर होल्डर बनेगा, क्योंकि कंपनी ने 15,000 शेयर्स पहले इशू कर रखा था जिनसे ये सब रिक्वेस्ट किया। अब इन्हीं से फिर से बोला कि आप लोग अपने एक शेयर के बदले नया वाला 3 शेयर खरीदो, ठीक है, और उसपे 2.50 करके दो। इससे क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा। तो यहाँ पर कंपनी को बोलो कितना पैसा मिल जाएगा, कितना पैसा मिलेगा 2.5 करके, कितने सारे शेयर्स पे पैसे मिलेंगे, बोल सकते हो? ट्राई करो, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसान है, यूनिटरी मेथड है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, एक शेयर के लिए अगर 3 नया शेयर लेना पड़ेगा, मान लो तुम दोनों के पास एक एक शेयर है तो अभी नया तुम लोग को 3 शेयर लेना पड़ेगा। तो कंपनी के पास कितना शेयर आ सकता है, कंपनी कैसे समझेगी? कंपनी बोलेगी मैंने तो बोल दिया भाई, अगर किसी के पास एक शेयर है वो 3 नया शेयर लेगा और वो एग्री भी हुए है। तो ओल्ड शेयर होल्डर कितना है, ओल्ड शेयर कितना है 15,000। तो 15,000 शेयर्स के पीछे कितना नया शेयर इशू हो जाएगा? बोलो। 45,000। 45,000 करेक्ट। 15,000 इंटू 3, कंपनी के पास टोटल और भी 45,000 शेयर्स इशू होके कैपिटल जनरेट होगा। तो 45,000 शेयर्स 2.5 करके अगर कंपनी इशू कर रही है तो कितना पैसा आएगा? 1,12,500। 1,12,500। तो यहां पर लिखेंगे बीइंग 3 shares against each share was issued and subscribed, ठीक है। 3 शेयर इशू किया गया है, ठीक है, पुराने एक शेयर के बदले। अब देखो, शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ शेयर से मतलब होता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ये एक पर्सन है, इसके पास पहले का 5 शेयर था, पहले का 5 शेयर था, ओल्ड शेयर इसके पास 5 था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको कितना शेयर खरीदना पड़ेगा? 5 इंटू 3, इसको 15 शेयर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पर्सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अब हो सकता है कंपनी का एक ही शेयर होल्डर है जिसके पास 15,000 शेयर्स है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने सारे शेयर्स पे कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। अब वो जैसे ये मान लो कि इसको अगर 15 शेयर्स लेना पड़ेगा तो 15 इंटू 2.5 करके जितना होगा वो पेमेंट कंपनी को करेगा। अब कंपनी को वो पेमेंट 1% से आ रहा है या 5 से आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी का जो स्कीम है वो नंबर ऑफ शेयर्स पे एप्लीकेबल होगा, पर्सन पे थोड़ी ना होता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर पे नहीं होता है, नंबर ऑफ शेयर्स पे होता है। अब ये शेयर एक जन होल्ड कर रहा है या 15,000 लोग कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब हर एक के पास एक एक है, कंपनी के पास कैपिटल तो इतना ही आएगा, चाहे वो एक जन से आ रहा हो चाहे वो 5 जन से आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी बस इतना सोच रही है कि एक शेयर का मुझे 3 मिलता है, मिलेगा, ठीक है।
एक शेयर अगर मैंने पहले इशू किया है, उसी शेयर होल्डर को हम 3 नया शेयर पकड़ा देंगे 2.5 वाला, तो वो मुझे पेमेंट करेगा। तो कंपनी सोच रही है मेरे पास अगर 15,000 शेयर्स है तो मुझे नया 45,000 शेयर्स पे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट जो है यहाँ पर एंट्री, मतलब पॉइंट ए रिलेटेड एंट्री हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बी पॉइंट देखो, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू कैंसिल द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिविडेंड कैलकुलेट किया था ना कि 6 लाख शेयर कैपिटल था, 7% करके 5 इयर्स का 48,000 इंटू 5 करके 2,10,000 आया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री हो चुके हैं कि वो अपना प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मतलब ये पैसा और कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके अलावा क्या बोला है देखो, एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 शेयर्स, और सभी को 50 शेयर्स ₹50 का एक एक शेयर लेना पड़ेगा। 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। अब समझाते हैं, देखो क्या बोला है। सबसे पहले तो बोला है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का जो है पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर ईच 50 रुपीज शेयर। अच्छा, अब ये 50 रुपीज कहां से आया है, इनका प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू देखो कितना है, 50 रुपीज वाला। ठीक है, एक एक 50 रुपीज शेयर के बदले इन्हें क्या एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है, बोला गया है कि 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब ओल्ड एक शेयर के बदले इनको नया 4 न्यू शेयर लेना पड़ेगा। मतलब किसी के पास अगर एक पुराना प्रेफरेंस शेयर है तो उसे अभी 4 नया प्रेफरेंस शेयर लेना पड़ेगा, और जैसे ही कोई शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब करना चाहेगा तो उसे 10 पर रुपीस करके देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर और 2.50। अच्छा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर ये है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा जो कि अभी 2.50 करके चल रहा है, क्योंकि शेयर का वैल्यू हम लोगों ने 50 से कम करके 2.5 कर दिया। ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड, और सभी को फुल्ली पेमेंट कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्कीम बोला है, ये बोल रखा है हम लोग को। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करके हम लोग इसका एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट बी के लिए हम लोग एंट्री करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सॉरी एंट्री नंबर 3। ठीक है, अच्छा, पहला बात है कि अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चेंज करके नया प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना रहे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो सिस्टम है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 50 वाला नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बदले क्या हो जाएगा, 10 रुपीज वाला एक एक प्रेफरेंस शेयर होगा, और 2.50 वाला एक एक इक्विटी शेयर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला गया है कि आपने एक शेयर पे जो 50 दिया है, ऐसा करके आपने जितना शेयर होल्ड किया था उतना हमें दिया होगा, आप उस कैपिटल को भूल जाओ। आप अभी अपना एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का मानो। ठीक है, और एक जो है इक्विटी शेयर भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कैपिटल बेसिकली देखो, सबसे पहला पॉइंट, ये कैपिटल मेरा और नहीं रहेगा, क्योंकि ये 50 रुपीज वाला था, वो हमारा चेंज हो जा रहा है, मतलब हट जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका 7% है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 7% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कितना करके है, 15 to 12,000। ये बैलेंस शीट से ये हटा दे रहे हैं, कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम में बैलेंस शीट से इसे हटा रही है। इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है नया, बोल रही है पुराना प्रेफरेंस शेयर भूल जाओ, बदले में आप लोग नया प्रेफरेंस शेयर लो 5% वाला। तो कंपनी अभी कौन सा प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक एक प्रेफरेंस शेयर कितने का बोल रही है, बोल रही है 10 रुपए का। ठीक है, और मुझे अभी तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पर जो इन्होंने कंडीशन रखा है कि अगर ओल्ड इनके पास एक प्रेफरेंस शेयर है किसी के भी पास, तो उन्हें अभी 4 नया शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी ने रेशियो क्या लिखा है कि भाई तुम्हारे पास अगर एक ओल्ड प्रेफरेंस शेयर
है, ठीक है। तो अभी न्यू कितने सारे प्रेफरेंस शेयर लेने पड़ेंगे? 4, ठीक है। ये कंपनी ने बता दिया। फिर कंपनी अपने बैलेंस शीट में देखेगी कि इनके पास कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर है पुराना, 12,000 है। तो कंपनी के पास अगर 12,000 प्रेफरेंस शेयर है ओल्ड, तो कंपनी नया कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी? और सभी ने ये सब्सक्राइब कर लिया है, बोल दिया है, देखो पॉइंट में, ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड, सभी ने पेमेंट कर दिया है जिनसे भी पैसा मिलने वाला था। तो अगर एक के बदले कंपनी ने बोला अगर एक शेयर है तो 4 नया लेना पड़ेगा। तो अगर 12,000 प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर रखा था, तो कंपनी नया और कितना शेयर इशू करेगी इस रेशियो के अकॉर्डिंग? बोलो। 48,000। 48, हाँ 48। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 48,000, ठीक है। अब इनटू कर दो 48,000। अब 48,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी को कितना मिलेगा? 4,80,000 कैपिटल रेज कर लिया। अब कंपनी ने बस इतना ही नहीं रखा स्कीम, अब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और भी कुछ बोल दिया है, बोला है कि ये तो लेना ही पड़ेगा और आपको 6 नए इक्विटी शेयर लेने पड़ेंगे। अच्छा, 6 नए इक्विटी शेयर कैसे लेना है? वही पुराने एक शेयर के बदले, और कंपनी ने इन पे और एक कंडीशन लगा दिया, ठीक है। ये 48,000 को ना हम इधर लिखते हैं और इसके नीचे इक्विटी शेयर वाला भी दिखाते हैं। अब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये तो स्कीम दिया ही है, मतलब ये हो गया प्रेफरेंस शेयर का स्कीम, प्लस इक्विटी शेयर वाला स्कीम भी बताते हैं। उसमें कंपनी ने बोला अगर ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, ओल्ड अभी इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस वालों को ही बोला जा रहा है, अगर आपके पास पुराना एक प्रेफरेंस शेयर है तो आपको न्यू इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा। कितना? 6। मतलब प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर तो दे ही रहे हैं, साथ बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर भी आपको लेना पड़ेगा। अब ये सब गलत से ही कुछ नहीं होता है क्योंकि इन्होंने एग्री किया है, ठीक है, तो बस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी के पास अगर 12,000 प्रेफरेंस शेयर पहले से ही है तो कंपनी के पास कितना सारा इक्विटी शेयर का पैसा आ जाएगा? कितना सारा इक्विटी शेयर का पैसा आएगा? बोलो, मतलब कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा प्रेफरेंस वालों को, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया था अगर आपके पास एक प्रेफरेंस शेयर है आप 4 प्रेफरेंस शेयर नए लो और 6 इक्विटी शेयर नए लो, यानी टोटल 10 शेयर इनको लेना पड़ेगा, 4 प्रेफरेंस 6 इक्विटी। जैसे कि देखो सिंपल, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास इस रीबिल्ड कंपनी का एक शेयर था, ठीक है, एक शेयर था, कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर था। अब इसे बोला जा रहा है आप इसको भूल जाओ, आपके पास एक प्रेफरेंस शेयर था ना, आपको अभी 4 प्रेफरेंस शेयर लेना पड़ेगा और 6 इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा। ये कंडीशन इन पे लागू किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कंपैरिजन, इक्विटी है बोल के इक्विटी नहीं होगा। अगर किसी के पास एक प्रेफरेंस शेयर है तो 6 नए इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो 12,000 प्रेफरेंस शेयर है कंपनी के पास, तो कंपनी का 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट में कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा? बोलो। बोलो, सेम प्रोसेस में ही तो होगा। 72,000। हाँ 72,000, 72,000, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगा? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, कितना सारा इक्विटी शेयर इशू हो रहा है? 72,000। अच्छा, कितना करके था इक्विटी शेयर? 2.5। कंपनी ने पहले ही बता दिया है, देखो हम लोग का इक्विटी शेयर 2.5 हो चुका है, 2.5 वाला ही आपको इशू किया जाएगा। तो 72,000 इंटू 2.5, तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 1,80,000। अच्छा, अब इसमें कंपनी का बेनिफिट कितना हुआ? देखो, कंपनी ने अपने 6 लाख के कैपिटल को जो है हटा दिया, ठीक है, बदले में ये पूरा कैंसिल करवा लिया, ठीक है, इतना लाइबिलिटी था इसका मतलब। और अभी लाइबिलिटी कितना जनरेट किया? क्योंकि कैपिटल रेज करना लाइबिलिटी होता है, तो -4,80,000 और माइनस हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 60,000। तो कंपनी का 60,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट यहां पर लिखना पड़ेगा हम लोग को, कैपिटल, यहां आ रहा है बैलेंस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। ये देखो, ये पहले हुआ 4,80,000 प्लस 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6,60,60, मतलब नहीं प्रॉफिट नहीं, मतलब ये लॉस ही हो रहा है। लॉस यानी जो भी हो, कंपनी ने जैसे सोचा है उसने अपना स्कीम बनाया है। तो कंपनी ने क्या किया,
जो है प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों में कर लिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया, इक्विटी शेयर भी दे दिया, और बीच में इतना कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया। ठीक है, ये लॉस ही है, लेकिन अब इन्होंने लॉस क्यों किया वो शायद देखेंगे आगे जाके कि एडजस्ट करने के बाद क्या रहा है। इन्होंने जो स्कीम बताया था हम लोगों ने उसी तरीके से ही एंट्री कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पहले कैपिटल 6 लाख रहा अभी 6,60,000। इसमें बेनिफिट इसीलिए है क्योंकि ये तो एंट्री में लॉस दिख रहा है 60,000, बिकॉज ये टोटल 6,60,000 हो रहा है, ये 6 लाख है, लेकिन एक इक्विटी है, एक प्रेफरेंस है, और डिविडेंड का रेट भी कमा है। ठीक है, डिविडेंड का रेट भी कम गया है, 7% से 5% हुआ है। ये सब तो उनको जैसा स्कीम प्रोवाइड किया गया हम लोगों ने वैसा ही किया। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री इस तरीके से होगा। अब नैरेशन कैसे लिखेंगे? नैरेशन हम लोग का हो जाएगा being preference share of ₹50 each convert to 5%, ये 7% लिख दो। Being 7% preference share of 50 each convert to 5% preference share of ₹10 each, and also given 6 equity share for each shareholder, फॉर ईच लिख दो, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर होल्ड। ठीक है, तो कंपनी ने क्या स्कीम लिया? कंपनी ने 7% ₹50 वाला एक एक शेयर को जो है उसे कन्वर्ट कर दिया है 5% प्रेफरेंस शेयर ₹10 वाला, और 6 इक्विटी शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर होल्ड। मतलब कोई अगर एक प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहा था तो उसे अभी जो है कितना सारा प्रेफरेंस शेयर लेना पड़ेगा? 5%। यहाँ पर एक एक जन को चार प्रेफरेंस शेयर लेना पड़ेगा, और 6 इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा, जो कि प्रेफरेंस शेयर ₹10 वाला है, और इक्विटी शेयर भी अगर लिखना चाहो तो 2.50 का होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर भी अगर हम लोग लिखना चाहे तो 2.50 का। अच्छा, अब देखो पॉइंट सी, इसमें चलते हैं। पॉइंट सी में क्या बोला है? लेंडर्स टू कंपनी फॉर 1,50,000 हैव एग्रीड टू कन्वर्ट दियर लोन इनटू शेयर। कंपनी को जिन्होंने लोन दिया है उनको हम लोग लेंडर बोलेंगे, जो लोन देता है। कितना दिया है? बोल रहा है कि जिन्होंने 1,50,000 का लोन दिया। अब क्या टोटली 1,50,000 है? वो तो हमें बैलेंस शीट ही बता सकता है कि टोटल लोन कितना था। टोटल लोन 5,73,000 था। नहीं, सबने ऐसा नहीं बोला है। इनमें से वो लोन प्रोवाइडर जिन्होंने 1,50,000 का लोन दिया था कंपनी को, वो एग्री हो चुके हैं कि वो अपने लोन को शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब वो कैसे करेंगे? ये देखो, लोन कैंसिल हो जाएगा तो लोन डेबिट हो जाएगा। वो बोल रहे ठीक है, हमें लोन का पैसा मत दो, लेकिन हमें उसके बदले क्या दे दो? इक्विटी शेयर दे दो। ठीक है, शेयर मतलब इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर बोलेगा तभी प्रेफरेंस शेयर। एंड फॉर दिस पर्पस दे विल अलॉटेड 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर ही दिया है। प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each एंड 12,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.50 each। अच्छा, दोनों तरीके का शेयर दिया है। तो लेंडर को बोला गया कि आप अपना लोन भूल जाओ, बदले में आपको दे देंगे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। और लोन को सेटल डाउन करने में कंपनी ने 12,000 इक्विटी शेयर को इशू कर रखा है, 12,000 प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रखा है। तो एंट्री कैसे होगा? तो एंट्री लिखते हैं, देख 4th नंबर में लोन अकाउंट डेबिट। लोन कैंसिल हो जाएगा, लोन लाइबिलिटी होता है तो लोन अकाउंट डेबिट होगा। और बदले में कंपनी ने क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर, तो बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना? यहाँ पर ये देखो 40,000 न्यू इक्विटी शेयर, नहीं सॉरी ये वाला 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर 10 वाला, 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर 10 वाला। तो ये ₹10 का 1,20,000। अभी अभी हम लोगों ने अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया ना 10 में, तो अभी 10 वाला ही है तो वही दिया जाएगा। और 12,000 जो है इक्विटी शेयर दिया जाएगा। तो 12,000 इंटू इक्विटी शेयर 2.50 का चल रहा है, बता भी दिया है। और इससे भी हमें पता है कि अभी हमारा शेयर 1,20,000 का हुआ है, मतलब 10 और 2.5 हुआ है। इक्विटी 2.5 का चल रहा है और प्रेफरेंस 10 का चल रहा है। अच्छा, 12,000 इंटू 2.5, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000। अच्छा, तो कितने का लोन कैंसिल हो गया? टोटल 1,50,000 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, ये पूरा 1,50,000 का लोन जो है कैंसिल हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग लोन टू द
एक्सटेंड ऑफ, क्योंकि पूरा तो नहीं हुआ ना, अभी अभी मैंने बैलेंस शीट में दिखाया कि लोन 1,50,000 का नहीं था, और भी ज्यादा था, 1,50,000 तक का सेटल डाउन हो चुका है। 1,50,000 कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये लोन इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, ये हम लोग का 4th पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर डी पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश for 40,000 new equity share of 2.50 each in addition to any shares to be subscribed by them under a above। बताते हैं क्या बोल रहा है, डायरेक्टर लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है, कितना, 40,000 new equity shares of 2.5 each in addition to any shares to be subscribed by them under a above बोला है। ए स्कीम में क्या था, ए स्कीम में बोला था कि इक्विटी शेयर के वैल्यू को कम कर दिया जाएगा, और दूसरा स्कीम ये था कि इनको और एक चीज भी बोला गया, अगर आपके पास पुराने 1 शेयर है तो नए 3 शेयर लेने पड़ेंगे, यानी ये ए स्कीम था। अब ये पॉइंट में क्या बोला है, इन द अबव पॉइंट ए बोल के इस बात को समझो, यहाँ पर बोला है कि डायरेक्टर ने सब्सक्राइब किया है 40,000 शेयर्स 2.50 वाला, किस तरीके से सब्सक्राइब किया है, जो अबव स्कीम ए है उसके हिसाब से, मतलब अगर किसी डायरेक्टर के पास ओल्ड 1 शेयर था तो उन्होंने नए 3 शेयर्स लिए हैं, ये बात बोल रहा है, ठीक है। और हम लोग को तो बोल ही दिया 40,000 उन्होंने जो है नया शेयर सब्सक्राइब किया है, तो हमें एंट्री क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, शेयर सब्सक्राइब करने से पैसा आएगा कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 2.5, 40,000 इंटू 2.5 ये होता है 1 लाख, ठीक है। अगर चाहे तो हम लोग बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इक्विटी शेयर का जो अमाउंट है वो स्टेप वाइज मांगा जाता है, जिसमें एप्लीकेशन होता है, ठीक है, इसके बाद होता है हम लोग का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो कि आज के डेट पे शेयर ऐसे परचेज नहीं किया जाता है, कभी किया जाता था, लेकिन अभी भी हम लोग का अकाउंटिंग सिस्टम में यही फॉलो किया जाता है जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली एक ही बार में पैसा लिया जाता है, अभी ऐसे पैसे को जो है पार्ट पार्ट का बात नहीं होता, वो बहुत पहले होता था, क्योंकि बहुत पहले लोग डरते थे कंपनी में पैसा लगाने के लिए, ठीक है। कम यहाँ पर लोग ऐसे सोचते थे कि भाई कंपनी में लगाएंगे कहीं पैसा डूब जाए, तो कंपनी कैसे ऑफर करती थी, ठीक है, आप मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, आप पहले 2 रुपया दे दो, कुछ दिन बाद या 2 मंथ्स बाद आप फिर 3 रुपीज दे देना, फिर एकदम कुछ और दिन बाद आप 5 रुपीज, ऐसे करके कंपनी मांगती थी ताकि लोग पैसा देने से ना डरे, ठीक है। तो उसमें होता था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके कंपनी पैसा मांगती थी, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट एंट्री इस पे क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन में जो पैसा आया इसको हमें पूरा ट्रांसफर कर देना है कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है। ये एंट्री ऐसे भी किया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये कर सकते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे भी चलेगा, क्योंकि नेट एंट्री वही होने वाला है। देखो, कैपिटल और एप्लीकेशन कैंसिल आउट, तो बचता क्या है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग application money transferred to capital, being application money transferred to capital, ठीक है, या फिर नेट एंट्री भी किया जा सकता है, कोई भी एक ऑप्शन। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ई पॉइंट में, ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स 2 लाख इज टू बी यूज टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय द कंपनी। बोल रहा है कि इक्विटी शेयर तो कंपनी ने बहुत बार इशू किया, एक बार तो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को ही इशू कर डाला, डायरेक्टर लोगों को इशू कर डाला, ठीक है, लोन वाले ये लेंडर्स जो है इनको इशू कर डाला, प्रेफरेंस शेयर वाले को इशू कर डाला, और कंपनी ने इक्विटी शेयर के इशू के थ्रू से काफी पैसा भी बनाया है। देखो, मतलब काफी पैसा इनके पास आ गया। देखो, यहाँ एक बार कंपनी को पैसा मिला, किस चीज को इशू करके, इक्विटी शेयर। यहाँ जो है, यहाँ कन्वर्जन हुआ है, चलो पैसा नहीं मिला, यहाँ तो कन्वर्जन हुआ है प्रेफरेंस शेयर वालों का, लेकिन यहाँ तो रिसीव हुआ है। अब बोल रहा है कि कंपनी के पास जो भी कैश आया इक्विटी शेयर इशू करके, उसमें से 2 लाख का कैश कंपनी यूज करेगी अपने लोन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है।
तो हम लोग लिख लेते हैं लोन को रिड्यूस करने के लिए 2 लाख यूज करेगी, तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लोन कैंसिल हो जाएगा। लोन को कैंसिल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट कर रही है, लोन को पेमेंट कर रही है, बोल रही है कि लोन को पे कर देगी, यूज टू रिड्यूस द लोन, ठीक है, ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स 2 लाख इज टू बी यूज्ड, 2 लाख का यूज करना है, ठीक है, 2 लाख का यूज करना है और अपना लोन रीपे कर देना है, बीइंग लोन रीपेड, बीइंग लोन रीपेड, ठीक है, बीइंग लोन रीपेड। ये जो पैसा आया यहाँ पर देखो कितना आया था, यहाँ पर आया था 1 लाख और यहाँ पर कितना आया था 1,12,500, मतलब 2,12,500 कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर इशू करके आया था, जिसमें से कंपनी ने 2 लाख को यूज कर लिया ताकि वो अपना लोन रीपे कर पाए। तो एक बार लोन इन्होंने कितने का रीपे किया, 1,50,000 का जो है कैंसिल किया और एक बार 2 लाख का, तो टोटल 3,50,000 का लोन कंपनी का कैंसिल हो चुका है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कंपनी का कितना लोन था, ये देखो यहाँ पर कंपनी का 5,73,000, मतलब अभी भी लोन बचा हुआ है, पूरा पे ऑफ ये लोग नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल्ड इज टू बी अप्लाइड। अच्छा, जो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों ने कैंसिल किया है उसको हमें किस चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हम लोग का कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट अमाउंट आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने 50 रुपीज के शेयर को 2.50 में लाया तो कैपिटल रिडक्शन में 47.50 प्रॉफिट हुआ, बोल रहा है इसको यूज करो, अप्लाई मतलब इसका यूज करो, कहाँ एप्लीकेशन करना है, टू राइट अप डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने वैसे भी बोल रखा है कि लॉस को और किसी भी तरीके के इंटेंजिबल एसेट को हमें क्वेश्चन में बोले या ना बोले हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग को इसको राइट ऑफ करना है और 35,000 प्लांट का वैल्यू राइट ऑफ करना है, ठीक है, प्लांट तो इंटेंजिबल एसेट नहीं है लेकिन बोला है तो राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट जो हमारा लॉस था मतलब डेबिट हो रखा है पीएल का बैलेंस, उसे अगर राइट ऑफ करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो लॉस है तभी तो डेबिट है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा, देखते हैं कितना था, पूरा ही राइट ऑफ, इसमें तो कुछ अमाउंट बोला नहीं है, वैसे भी ये पूरा ही राइट ऑफ करना पड़ता है, 4,51,000 ये हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्लांट का वैल्यू कंपनी को बोला गया है वो भी राइट ऑफ कर दो, कितना 35,000, ठीक है, तो वो भी राइट ऑफ करेंगे। और हमारे पास कुछ अगर इंटेंजिबल एसेट है तो वो भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमें बताए स्पेसिफिकली या ना बताए, करना पड़ेगा। ट्रेड मार्क्स एंड गुडविल, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू ट्रेड मार्क एंड गुडविल, ठीक है, एंड गुडविल कितने का था, ट्रेड मार्क एंड गुडविल ये हम लोग का था 3,18,000, 3,18,000, तो ये कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये दो पॉइंट क्वेश्चन में बोले या ना बोले हमें राइट ऑफ करना, इंटेंजिबल एसेट और लॉस का डेबिट बैलेंस, लेकिन ये प्लांट बोला है तो ही कर रहे हैं, नहीं तो प्लांट राइट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब राइट ऑफ करेंगे तो इसमें नरेशन आएगा हम लोग का बीइंग लॉसेस एंड एसेट्स राइट ऑफ, एसेट और लॉस को हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, तो डेबिट किसको करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को, ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ जो करते हैं कैपिटल रिडक्शन में हमें उतना अमाउंट तो चाहिए ताकि हम लोग राइट ऑफ कर पाए। अब देखते हैं कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास कितना अमाउंट है, तो चेक करो, पहले कैपिटल रिडक्शन में बना 7,12,500, ठीक है, क्रेडिट है तो हम इसको क्रेडिट लिखते हैं। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन में आया 60,000 डेबिट, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल रिडक्शन में और क्या आया, कैपिटल रिडक्शन में हम लोग का आया यहाँ पर, यहाँ तो कुछ कैपिटल रिडक्शन है नहीं, यहाँ पर बस इतना ही बोल रखा था, ठीक है, ये दो ही अमाउंट। तो देखते हैं 7,12,500 का क्रेडिट बैलेंस हुआ था और 60,000 का डेबिट बैलेंस हुआ था, मतलब कैपिटल रिडक्शन करके वैल्यू आया 6,52,500 क्रेडिट। अब इसको अप्लाई करना है ये सबको राइट ऑफ करने के लिए, तो चेक करना पड़ेगा ये सब का वैल्यू कितना है, 4,51,000 प्लस 35,000 प्लस 3,18,000, ये आ रहा है हम लोग का 8,04,000, अच्छा 8 लाख तो नहीं आएगा, शायद गलत हो गया, 4,51,000,
प्लस 35,000। अच्छा, ओ, देखो यहाँ पर क्या होगा, वही, यहाँ देखो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या बोला है, देखो हम लोग को बोला है कि कैपिटल रिडक्शन करके जितना भी वैल्यू मिला उससे ये सब करो, ठीक है। ये 2 पॉइंट स्पेसिफिकली बता दिया तो हम लोगों ने कर लिया। अब हमें ट्रेडमार्क और गुडविल को भी बोले या ना बोले राइट ऑफ करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू है टोटल 3,18,000। लेकिन जब हम लोग टोटल कर रहे हैं तो 4,51,000 जो क्वेश्चन में हमें बोला है पूरा राइट ऑफ कर दो, प्लांट 35,000, तो यही बन रहा है 4,86,000। हमारे पास कितना अवेलेबल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए, अवेलेबल है ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो माइनस करते हैं 6,52,500, इसका मतलब सिर्फ 1,66,500 हमारे पास बचेगा जिससे हम लोग ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं। मतलब इसका वैल्यू हम लोग 3,18,000 पूरी राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे। कितना राइट ऑफ करेंगे, 1,66,500 से राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 6,52,500। मतलब जैसे हम लोग प्रॉफिट का यूज करते हैं ना अपना एक्सपेंसेस पे करने के लिए, वैसे ही हम लोग कैपिटल रिडक्शन का यूज करेंगे अपना लॉस और अपने इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला था लॉस पूरा करो और प्लांट को भी इतना राइट ऑफ करो, और प्लांट को राइट ऑफ करने के लिए भी इसका यूज करो, ये हमें क्वेश्चन ही बता रखा था, ठीक है। और जब हम लोगों ने ये किया, साथ ही साथ इंटेंजिबल एसेट का भी रूल्स होता है तो वो भी किया, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास उतना अवेलेबल अमाउंट है ही नहीं कि हम लोग इसको भी पूरा राइट ऑफ कर सके। तो हम लोगों ने इसका वैल्यू कितना राइट ऑफ किया, 1,66,500, बस इतना ही हम लोग राइट ऑफ कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। बन गया हम लोग का इंटरनल स्कीम जो है रिकंस्ट्रक्शन का, वो रेडी हो गया। एनी बैलेंस, अब देखो क्या बोला है, एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज्ड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। अच्छा, ये बता भी दिया था, अगर कुछ बैलेंस बच जाता है इन दोनों को राइट ऑफ करवाने के बाद अगर बैलेंस बच जाता है, ठीक है, कितना था हम लोग का बैलेंस, 6,52,500। ये दोनों को जब हम लोगों ने राइट ऑफ किया, राइट ऑफ करने के बाद हम लोग के पास जो बच गया वो अमाउंट हो रहा है 1,66,500, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल दिया था, देखो एनी बैलेंस ये वाला रिमेनिंग इज टू बी यूज्ड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल, उसको यूज करना है ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, जो कि हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो किसका यूज करना है ये सारी चीजों को राइट ऑफ करने के लिए, ऑब्वियसली कैपिटल रिडक्शन करके हमारे पास जितना क्रेडिट बैलेंस है उसको यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो एंट्रीज बन गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी रेडी करना पड़ेगा, पूरा एज इट इज जैसे यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे ही बनेगा। हाँ, बस यहाँ पर जो भी चेंजेस है उसको हमें दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे देख देख के तुम लोग आराम से बैलेंस शीट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ड लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखेंगे एंड रिड्यूस्ड, क्योंकि लास्ट दिन भी मैंने बोला था अगर किसी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसमें एंड रिड्यूस लिखना पड़ता है। 31 मार्च 2001। अच्छा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर, जितना नंबर का नोट हम लोग बनाएंगे। अच्छा, क्या क्या आएगा बैलेंस शीट में, देखो सबसे पहले लिखना पड़ेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हेडिंग होता है। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल, पॉइंट ए देके शेयर कैपिटल में तो हमारा काफी सारा चेंजेस हुआ है, तो हम लोग यहाँ नोट नंबर 1 देते हैं जिसका हम लोग नोट्स बनाएंगे। अच्छा, अगर रिजर्व सरप्लस का देखें तो सिर्फ 4,51,000 का हम लोग का लॉस था जो कि हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया है। तो रिजर्व सरप्लस और बना के कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें हमें कोई डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो उसको मैंने इसीलिए नहीं लिखा। फिर लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे नॉन
करेंट लाइबिलिटीज। अच्छा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मुझे नहीं लगता इसमें हम लोग का कोई चेंजेस हुआ था, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में नहीं, लोन, हाँ ये रह गया, ठीक है, ये बच गया ना, तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया कि लोन कंपनी ने पे करने का कोशिश किया बट पूरा नहीं हुआ था, तो ये भी नोट हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें ट्रेड पेबल और अदर करेंट लाइबिलिटीज को लिखेंगे यहाँ पर। करेंट लाइबिलिटीज जिसमें ट्रेड पेबल, इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो जैसा था वैसा ही लिख देना चाहिए, ट्रेड पेबल, ठीक है। अच्छा, इसका नोट लिखेंगे शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट नंबर 2 होगा। ट्रेड पेबल का कोई नोट नहीं है, वैल्यू हम लोग का 2,07,000 लिख दिया मैंने इसीलिए क्योंकि नो चेंजेस, ठीक है। अदर करेंट लाइबिलिटीज 35,000, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अदर करेंट लाइबिलिटीज 35,000, ठीक है। यहाँ पर टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एसेट का साइड, देख देख के ही प्रिपेयर करना है। यहाँ पर एसेट, अच्छा एसेट्स में आ जाएगा हम लोग का, सबसे पहले आता है नॉन करेंट एसेट। ये देखो, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का देख लेते हैं, उसमें नोट्स क्या बना हुआ है। उसमें भी तो मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखा। देखो, बिल्डिंग प्लांट का हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हाँ प्लांट का वैल्यू कम किया गया था। अच्छा, तो इसमें हमें नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी नोट्स बनता, क्योंकि मोर देन वन आइटम है, तो यहाँ पर हम लोग नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 3, नोट इसीलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग का प्लांट का वैल्यू कम हुआ है, ठीक है, और बिल्डिंग भी है, तो दोनों चीजों को ऐड करके लिखेंगे तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर बी में लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट। वो तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटेंजिबल एसेट इस बार हमारा बच जाएगा, पूरा तो हम लोग राइट ऑफ नहीं कर पाए। इंटेंजिबल एसेट में था यहाँ पर 4th नंबर, ये देखो इंटेंजिबल एसेट जो है उसमें हम लोग का गुडविल एंड ट्रेडमार्क था, जो कि हम लोग पूरा राइट ऑफ नहीं कर पाए, उतना हम लोगों के पास जो है कैपिटल रिडक्शन का वैल्यू था नहीं, ठीक है, तो उसका नोट तो बनेगा ही बनेगा इस बार। और करेंट एसेट में दो अमाउंट जो है वो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। यहां पर लिखते हैं करेंट एसेट। करेंट एसेट में हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट ए में इन्वेंट्रीज, पॉइंट बी में इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ये सब का कोई नोट तो नहीं बना हुआ है, मतलब सिंगल सिंगल आइटम है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 4 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल में लिखेंगे 3,28,000। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा टोटल ऑफ एसेट, ठीक है। अब हम लोग जो है नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब जितने भी हम लोगों ने यहाँ नोट्स नंबर दिया है उसके अगेंस्ट का डिटेल्स हमें नीचे लिखना पड़ता है। तो नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें ऐसे करके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। नोट नंबर लिख दिया इधर, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख दो, प्रेजेंटेशन बोल रहा है, यहाँ पर रुपीज और रुपीज, ठीक है, इनर और आउटर कॉलम दोनों ही फॉलो किया मैंने। अच्छा, नोट नंबर, पहला नोट नंबर हम लोग का 1 बनेगा, किसके रिगार्डिंग बनेगा? शेयर कैपिटल, ठीक है। पहला डिटेल्स हम लोग का नोट नंबर 1, ठीक है, किस चीज का बन रहा है? शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल में हम लोग को हमेशा हर तरीके का शेयर कैपिटल का डिटेल्स लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड, क्योंकि कितने ऑथोरिटी से कंपनी मार्केट में आई है, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल,
ठीक है। अच्छा, ऑथराइज शेयर कैपिटल देखेंगे क्या हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो देख के लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर बोला है 15,000, लेकिन एक चीज सोचो, अभी कंपनी के पास 15,000 से ज्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल 15,000 से ज्यादा होगा, यहाँ नहीं दिया हुआ है, हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है, उसके ऑथोरिटी के अंडर जितना है, उससे कम या उतना, उससे कम या उतना, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हम लोग को नहीं पता है कितना है, लेकिन उतना तो जरूरी होगा जितना कंपनी शेयर इशू करके बैठी है, ठीक है। तो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है हमें एंट्री से पता चलेगा, यहां से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये सब में चेंजेस हो चुका है, ठीक है, ये सब में चेंजेस हो चुका है। तो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है वो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हमें बताएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हमें नहीं बताएगा। तो ये देखो, यहां से कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू किया, फिर देखो 45,000 शेयर्स इशू किया, ठीक है। अच्छा, और कंपनी ने यहां पर देखो 72,000 शेयर्स इशू किया। अच्छा, और देखते हैं यहां पर फिर से 12,000, ये देखो 12,000 इशू किया। अच्छा, और देखते हैं ये वाला, ये 1 लाख। अच्छा, ये 1 लाख में कंपनी ने 40,000, ये देखो 40,000। अच्छा, और कोई शेयर इशू किया है? नहीं, और कोई शेयर, इक्विटी शेयर तो एटलीस्ट इशू नहीं किया है। चलो ऐड करते हैं, 15,000 प्लस 45,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000। तो कंपनी ने टोटल 1,84,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, ठीक है, टोटल 1,84,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, ये इशूड है। अच्छा, यहां पर लिखते हैं 1,84,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। अच्छा, यहाँ पर एक सेकेंड, एक मिनट देखते हैं। एक मिनट रुको, तो इन्होंने, अच्छा नीचे और भी कुछ है, नीचे कुछ है। अच्छा ठीक है, ये मेरा ठीक ही है टोटल, ये तुम लोग जो है नोट डाउन करो 1,84,000। और आगे ये भी बताते, सो बाय जर्नल एंट्रीज हाउ द फाइनेंशियल बुक्स आर अफेक्टेड बाय द स्कीम एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ये देखो, द नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस्ड इज टू बी इंक्रीज टू 6,50,000 फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 7,50,000 फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो, ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल हमें कितना लिखना है। ये हम लोगों ने सही कैलकुलेट किया, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि कंपनी को अपना नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल का मतलब है कि जितना कैपिटल कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है, नॉमिनल कैपिटल यानी कि उसको कितना करना पड़ेगा, एज रिड्यूस्ड इज टू बी इंक्रीज टू 6,50,000। कंपनी ने अपना कैपिटल अप डाउन करके, मतलब कम करके, कंपनी को अपना कैपिटल कितना दिखाना है, 6,50,000 प्रेफरेंस शेयर के लिए, और इक्विटी शेयर के लिए कितना दिखाना है, 7,50,000। मतलब नॉमिनल कैपिटल का मतलब ही ऑथराइज्ड होता है, ठीक है। तो हमें ऑथराइज्ड में ये लिखना पड़ेगा जैसा इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। अब कितना सारा कैपिटल प्रेफरेंस शेयर हो रहा है इशू शेयर, और कितना सारा हम लोग का इक्विटी होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, हमें इतना तो पता चल गया, ऑथराइज्ड कैपिटल हम लोगों ने लिखा, फिर यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल क्या क्या है। यहाँ पर है प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि हमें पता है एक एक प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने 10 रुपीज का कर लिया है, और इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.5 ईच, ठीक है। अब कंपनी ने हमें बोला है कि 6,50,000 टोटल प्रेफरेंस शेयर दिखाओ, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का, ठीक है। 6,50,000 हम लोग प्रेफरेंस शेयर दिखा देंगे, और कंपनी ने बोला कि 7,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाओ, ठीक है, वो भी दिखा देंगे 7,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 14 लाख का टोटल ऑथराइज्ड हमें शेयर कैपिटल दिखाने के लिए बोला है। तो अगर एक प्रेफरेंस शेयर 6,50,000 का है, सॉरी, अगर एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज का है, टोटल 6,50,000 शेयर इशू करके हमें आने वाला है ऑथराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो कंपनी का टोटल प्रेफरेंस शेयर कितना है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मुझे ये बताओ। हम ये कहना चाह रहे हैं एक शेयर 10 रुपए का किया कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर, और बोल रहा है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रखो टोटल 6,50,000 का, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोल दिया है, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिखेंगे ये बताओ। अगर ये 10 रुपए का है केक, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिखेंगे?
बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 6,50,000 टोटल शेयर कैपिटल बनाने के लिए बोला है, मतलब ऑथराइज दिखाने के लिए बोला है, तो हम लोग दिखा रहे हैं। एक शेयर अगर 10 रुपीज का है तो टोटल कितना शेयर है ऑथराइज? 65,000। 65,000, ठीक है, डिवाइड करने से ही मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर 65,000, प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, और ये अगर 7,50,000 कैपिटल रखने के लिए बोला है, एक एक शेयर अगर 2.5 का है, तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा? ये इक्विटी का बोला है 3 लाख। 3 लाख, डिवाइड करने से ही मिल जाएगा, ठीक है 3 लाख। ऐसा हमें रिकॉर्ड करने के लिए बोला है तो हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग ऑथराइज तो लिख चुके हैं, अब नेक्स्ट हमें लिखना पड़ेगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इशूड, कंपनी ने इसमें से कितना इशू किया, कितना सब्सक्राइब हुआ एंड पेड अप, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो स्कीम किया ना, उसमें हम लोगों ने देखा कि कंपनी ने जो भी नए शेयर्स इशू करने के सोचे, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड और पेड अप है, कुछ भी हमारा बाकी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को पूरा डेटा कैलकुलेट करके दिखाया, 1,84,000 इक्विटी शेयर हुआ था हम लोग का। तुम लोग भी कैलकुलेट करके देख सकते हो अपने एंट्री में, उसमें मिल जाएगा कितना है, 2.5 करके है एक एक शेयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल 1,84,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 4,60,000, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर का भी चेक करेंगे। प्रेफरेंस शेयर जो है वो ₹10 करके है, ठीक है, ₹10 करके। कितना प्रेफरेंस शेयर इशू किया, सिंपल हम लोग एंट्री में जाएंगे तो हमें दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने सारे एंट्री में ना नंबर ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड किया। इक्विटी इक्विटी चलो, इसको देख के फायदा नहीं है, प्रेफरेंस ढूंढो, प्रेफरेंस ढूंढो, ये रहा, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहा है 48,000 प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 12,000, लोन में कंपनी ने 12,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया। और कहीं प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है हम लोग को, नहीं। तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 10, 50 और फिर से 10, 60,000। तो कंपनी ने 60,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया। एंट्री देखोगे तो पता चल जाएगा, एंट्री से ही काउंट करना पड़ेगा। 60,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 6 लाख। अब इसका हम लोग कर लेंगे टोटल, टोटल करने से कितना हो रहा है, 10,60,000। और ये 10,60,000 हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल का जो नोट नंबर 1 हम लोगों ने रेडी किया है वहां पर लिखना पड़ेगा 10,60,000। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये वाला 10,60,000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट नोट बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, नोट नंबर 2। यहाँ पर नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अमाउंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग का क्या था वो देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट में जाते हैं, नोट में जाने से ही पता चलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स हमें दिख रहा है, लोन है 5,73,000, तो पहले उसको नोट डाउन करते हैं। लोन था 5,73,000। क्या लोन में हम लोगों ने कुछ मतलब रिडक्शन किया या नहीं किया? हाँ किया तो था, अभी एंट्री देखेंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि इतना पहले किया तो अभी याद तो नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ लोन नहीं दिख रहा है, लोन नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ कोई भी एंट्री मुझे लोन का नहीं दिखा अप टू एंट्री नंबर 3 तक। 4 में मिला 1,50,000 का लोन कम हुआ, और यहाँ पर 2 लाख का लोन कम हुआ, यानी टोटल 3,50,000 का लोन कम कर दिया गया है, मतलब कम किया है स्कीम के अकॉर्डिंग। तो लोन एडजस्टेड, लोन एडजस्टेड कितना हो जाएगा, ओ सॉरी नहीं यहाँ लिखती हूँ, ये लोन है, लेस कर देंगे लोन एडजस्टेड। फर्स्ट बार 1,50,000 और उसके बाद 2 लाख, तो टोटल 3,50,000 का लोन एडजस्ट कर लिया, तो बचेगा कितना, बचेगा हम लोग का, जो बचेगा वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, 5,73,000 इंटू 3,50,000, 2,23,000, इतने का लोन जो है ये बच जाएगा 2,23,000। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2,23,000, ठीक है। अब ये सब टोटल कर लेते हैं, 2,23,000 प्लस 10,60,000 प्लस 2,07,000
प्लस 35,000, ये वाला कंप्लीट हो गया। 15,25,000 का टोटल आ रहा है, 15,25,000 का टोटल आ रहा है। ठीक है, अब एसेट साइड को कंप्लीट करना पड़ेगा। एसेट साइड में नोट नंबर 3 से स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 यहां पर हो जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अमाउंट। अच्छा, देखते हैं इसमें पहले से क्या था। बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 4 लाख, तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ इसका मतलब 4 लाख। अच्छा, इसके बाद प्लांट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 2,68,000। ठीक है, टोटल कितना था? 10,68,000 का इनके पास एसेट था, लेकिन प्लांट का वैल्यू राइट ऑफ कर दिया है हम लोगों ने। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था राइट ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, इसमें से प्लांट का वैल्यू कम कर दिया है। कितने से कम किया था? यहाँ एंट्री पे दिख जाएगा 35,000 से। तो यहाँ पर प्लांट अब जो वैल्यू पहले दिख रहा था उतने से नहीं दिखेगा, 35,000 कम दिखेगा। तो मैंने दोनों को टोटल कर लिया। अगर तुम लोग चाहो तो सिर्फ इस पे इंपैक्ट दिखा के करोगे तो भी एक ही आंसर आएगा, आंसर तो कुछ अलग आएगा नहीं। 10,68,000 का टोटल एसेट था जिसका वैल्यू प्लांट का 35,000 कम कर दिया गया है, तो ये वैल्यू आ रहा है। नहीं, मैंने शायद ये 10 लाख लिख दिया, ये 6 लाख, 6,68,000, 35, 6,33,000, 6,33,000 का जो है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का वैल्यू होना चाहिए, 6,33,000। अच्छा, इसके बाद इंटेंजिबल एसेट ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका तो बचा हुआ भी है इस बार। नोट नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट, नोट नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट में इनके पास था ट्रेडमार्क एंड गुडविल एट कॉस्ट। अच्छा, ट्रेडमार्क्स और गुडविल 3,18,000। लेस कर देंगे राइट ऑफ, कितना राइट ऑफ कर पाए हम लोग? जितना हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में था, 1,66,500 का हम लोग राइट ऑफ कर पाए। 1,66,500 का हम लोग राइट ऑफ कर पाए, तो बाकी वैल्यू बैलेंस शीट में दिखेगा। $1,51,500 का दिखेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,51,500। ठीक है, अच्छा अब टोटल करके देखते हैं टैली होता है कि नहीं। प्लस 633 प्लस 4 लाख प्लस 3,28,000, 15,12,500 है, जबकि इधर 25,000 है। अच्छा, 15,25,000, ठीक है, तो इधर भी हम लोग का 15,25,000 भी आएगा। बताते हैं क्यों डिफरेंसेस आ रहा है, कितने का आ रहा है पहले चेक करते हैं। हम लोग का डिफरेंस आ रहा है 12,500 का, मतलब सीधा सा बात है इधर हमारा 12,500 कुछ ना कुछ आइटम दिखना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या होगा, कैसे पता करेंगे? देखो, हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल कर दिया, ये पहले बैलेंस शीट में कभी अपीयर करता था। ठीक है, इसका यूज हम लोगों ने किया है, कहाँ किया है? इक्विटी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में जब शो किया तो इतने का कैपिटल रिकॉर्ड किया कि हम लोगों ने 15,000 शेयर्स इशू किया। सारे शेयर्स को एड ऑन करके हम लोगों ने जब देखा तो वो ऑब्वियसली यही वाला वैल्यू आएगा,
मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल का जब हम लोगों ने नोट्स बनाया कि हम लोगों ने 1,84,000 का इक्विटी शेयर इशू किया और उससे हमारा कैपिटल 4,68,000 आया, वैसा नहीं करके अगर तुम लोग ऐसे करते तो भी सेम आंसर आता, मतलब 37,500 इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर ऐड करो ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल 1,12,500, ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐड करो ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000, ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐड करो ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐड करो ये इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे अगर कुछ है तो, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, अब चेक करके देखो सेम आंसर आता है कि नहीं, 37,500, ठीक है, 1,12,500, फिर उसके बाद 1,80,000, फिर 1,30,000, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4,60,000। ये देखो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल था 4,60,000, मतलब इसका यूज हम लोग बैलेंस शीट में ऑलरेडी कर चुके, ठीक है, बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। तो या तो तुम लोग अमाउंट का ऐड कर लो या तो नंबर, नंबर तो देखो लिखना ही पड़ेगा, अमाउंट ऐड करोगे तो डिवाइडेड बाय पर शेयर कर देना, ठीक है, तो भी होगा। तो ये हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग लिख चुके हैं क्वेश्चन में, इसका यूज भी कर चुके हैं, ये वाले पॉइंट का भी यूज कर चुके हैं, और प्रेफरेंस शेयर जब लिखा तो ये पॉइंट यूज कर लिया, देखो प्रेफरेंस शेयर जब लिखा ये हमारे बैलेंस शीट में पहले से था, ये हट गया, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोगों ने ये कैपिटल रिडक्शन का भी यूज कर लिया, उसको यूज करके ही तो हम लोगों ने लॉस को राइट ऑफ किया, उसी को यूज करके प्लांट का वैल्यू राइट ऑफ किया, और उसी को यूज करके हम लोगों ने जो है अपना ट्रेडमार्क और गुडविल का वैल्यू जितना पॉसिबल था उतना राइट ऑफ किया, ठीक है। अच्छा अब ये कैपिटल रिडक्शन भी हम लोगों ने यूज कर लिया, तो यहाँ पर अगर एंट्री देखोगे सारा यूज हो गया है, और बैंक जो है इसका भी हम लोगों ने यूज किया था अपने लाइबिलिटी लोन को पे करने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास अगर याद है तुम लोग को 12,500 रुपए बच गया था, हम लोगों ने चेक किया ना कि बोला लोन पे करना है कंपनी को, हम लोगों ने देखा कि इक्विटी शेयर इशू करके इनके पास कितना पैसा आया, तो यहाँ 1,12,500 और एक जगह 1 लाख आया था, 2,12,500, तो 12,500 बच गया था, तो वही हमारा डिफरेंस आ रहा है, वो हम लोग कैश में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका भी यूज हम लोगों ने किया, तो इसमें देखो बच गया है, इसमें अमाउंट अभी बचा हुआ है कितना 12,500, ठीक है, इसमें अमाउंट हम लोग का बचा हुआ है, वही हमारा डिफरेंसेस दिख रहा है, बाकी सारी चीज हम लोगों ने लिख लिया। अगर तुम लोग यहाँ देखोगे लोन कैंसिल हो गया, पहले से बैलेंस शीट में था, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिख लिया, प्रेफरेंस शेयर भी लिख लिया, बैंक ये 1 लाख का हम लोगों ने यूज किया है, ये देखो लोन पे करने के लिए, और बाकी इसका मतलब ये भी खत्म, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो पहले ही अपने एंट्री में कैंसिल, कैपिटल को लिख चुके हैं, लोन कैंसिल हो चुका है, ये पेमेंट कर चुके हैं 2 लाख में, 1 लाख इधर से और 1,12,500 में से 1 लाख, मतलब उधर 12,500 बचा हुआ है। और ये एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन पहले क्रेडिट हुआ था, हम लोगों ने जब टोटल किया उसी को यूज करके तो डेबिट किया, मतलब अगर कैपिटल रिडक्शन जितने भी हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, तुम लोग देख सकते हो यहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यहाँ कैपिटल रिडक्शन डेबिट, ये दोनों को एडजस्ट करने से जितना वैल्यू आएगा, जितना क्रेडिट आएगा उतने से ही हम लोगों ने डेबिट किया है। पीएल बैलेंस शीट में था, हट गया, प्लांट पूरा नहीं हटा, जितना बचा हुआ है वो हम लोगों ने लिख दिया है, प्लांट एंड मशीनरी बोल के, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रेडमार्क गुडविल जितना राइट ऑफ हुआ बाकी हम लोगों ने लिख दिया है। तो यहाँ पर ये 12,500 क्या आ गया है, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको यहाँ पर बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका हेडिंग होता है। कैश को कंपनी अकाउंट्स के बैलेंस शीट में लिखा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,500, ठीक है। इसका हम लोग एक नोट बनाएंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से हुआ, 5th नंबर, तो और एक नोट बन जाएगा, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अमाउंट, अमाउंट यहां पर कैश कैसे आया, फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,12,500, फिर फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, अगेन इक्विटी शेयर इशू करके आया 1 लाख, तो टोटल बैंक बैलेंस बन गया 2,12,500, ठीक है। लेस कर देंगे लोन रीपेड, कितने का लोन रीपे हुआ था 2 लाख, तो कितना बैलेंस बचेगा 12,500,
ठीक है, ये 12,500 हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख लेंगे और इसको टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट जो है मैच हो जाएगा। ठीक है, मैच तो होना ही चाहिए, बैलेंस शीट अगर मैच नहीं होगा तो फिर आंसर तो गलत हो गया। ठीक है, मैच तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है हम लोगों ने डील नहीं किया, उसका इम्पैक्ट भी नहीं आया, लेकिन वो भी हम बताते हैं। देखो क्या है, मतलब वो अभी मुझे याद आया। देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देखा था कि डिविडेंड एरियर है, लेकिन उसका तो हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं किया। वो बताते हैं क्यों नहीं करने से भी हो रहा है। देखो यहाँ पर पहले देखो कि कितना हम लोग का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर था, तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो कितना हम लोग का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर था। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर, अच्छा, एरियर फॉर 5 इयर्स। अमाउंट कितना हो रहा है वो हम लोग लिखते हैं। देखो कितना प्रेफरेंस शेयर था, 6 लाख का। ठीक है, अच्छा, और हर बार कितना डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड ईयरली मिलता है 7% पर एनम। ठीक है, कुछ नहीं बोलता है, मतलब पर एनम। ऐसे करके हमारा 5 इयर्स का डिविडेंड जो है वो एरियर हो गया था। तो 6 लाख और यहाँ पर इंटू हो जाएगा 7% इंटू 5, यानी 2,10,000। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों को कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम लोगों ने एरियर किया है, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो ये हम लोग का लाइबिलिटी है, क्योंकि देखो पहला बात है ये हम लोग का कैटेगरी लाइबिलिटी में आएगा। क्यों लाइबिलिटी में आएगा? क्योंकि ये अगर हम लोगों को किसी को कुछ पे करना है, हमारा ऑब्लिगेशन है जैसे कि डिविडेंड, तो हम लोगों ने पे नहीं किया, तो ये हम लोग का लाइबिलिटी हो गया। अच्छा, अब लाइबिलिटी हो गया, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखना चाहिए। अब ये कैसा आइटम है? ये ना तो कोई शेयर होल्डर फंड है, ठीक है, ये क्या है? शेयर होल्डर को पे जो ईयरली प्रॉफिट करना था वो नहीं किया हम लोगों ने, तो ये हम लोग का कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लोन भी नहीं है, ये हम लोग का लाइबिलिटी है। तो ये अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखना चाहिए। ठीक है, तो अदर करेंट लाइबिलिटी का तो वैल्यू हम लोग का 35,000 है, मतलब 2,10,000 से कम है। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि इसके अंदर ये 2,10,000 एडेड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये 2,10,000 एडेड नहीं है, क्योंकि अगर होता तो इसका वैल्यू 30, या तो ये 2,10,000 ही दिखता, ठीक है, या फिर 2,10,000 प्लस और कुछ आइटम होता तो वो मिला के दिखता। अदर करेंट ये कहाँ शो होना चाहिए, पहले ये समझो। ये हम लोग का बैलेंस शीट में अदर करेंट लाइबिलिटी जो कैटेगरी होता है उसमें दिखना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं है कंफर्म, क्योंकि अदर करेंट लाइबिलिटी का वैल्यू हम लोग का 35,000 दिख रहा है, ओनली 35,000 दिख रहा है। मतलब ये हम लोग का रिकॉर्डेड नहीं है, ये हम लोग का रिकॉर्डेड नहीं है। तो लास्ट दिन मैंने जब तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिखाया था, तो देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर टाइप 2 तरीके का एंट्री करके दिखाया था। अगर हम लोगों का डिविडेंड रिकॉर्डेड नहीं है तो हम लोग उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसको जो है हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं। मतलब कैसे होगा? जैसे अगर हम आज भी दिखाते हैं, देखो अगर हम लोग 100% इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं था, तो कैसे एंट्री करेंगे? कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल। ठीक है, तो हम लोग कैसे एंट्री करते? कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्यों ऐसा कर रहे हैं पहले समझो। क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले अगर रिकॉर्ड करेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल बोल के रिकॉर्ड करेंगे, या फिर आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, कैसा भी लिख सकते हो। प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल या फिर आउटस्टैंडिंग, एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 2,10,000। ये हम लोगों ने लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया। अब पे करने के लिए तो प्रॉफिट है नहीं कि प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे कि प्रॉफिट से ले लिया, तो बदले में क्या करना पड़ेगा? कैपिटल रिडक्शन को हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में हमें पॉइंट क्या बताया था? पॉइंट नंबर इसमें आ जाता है। देखो पॉइंट नंबर बी में हमें बोला था कि एग्रीड टू कैंसिल एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड इनको नहीं देना पड़ेगा। लास्ट 3 वाले क्वेश्चन में था कि देना पड़ेगा, और कैसे सेटल किया था? 72,000 बोला था, भूल जाओ, नहीं देना पड़ेगा, 24,000 देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि फुल्ली नहीं देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? ऐसे एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड
प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, क्योंकि पूरा ही नहीं देना पड़ेगा तो आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो तो मेरा कैंसिल हो रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल 2,10,000 टू कैपिटल रिडक्शन, तो मेरा बेनिफिट हो गया, मुझे पूरा पूरा जो है 2,10,000 का ही बेनिफिट हो गया, क्योंकि मुझे ये अमाउंट पे नहीं करना पड़ा। ठीक है, मुझे ये अमाउंट पे नहीं करना पड़ा। तो इसमें देखो कैपिटल रिडक्शन जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट हुआ, प्रेफरेंस डिविडेंड जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट होकर कैंसिल आउट हो गया। इसीलिए ये एंट्री मैंने नहीं करवाया, इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये हम लोग का कोई इंपैक्ट नहीं ला रहा। लेकिन अगर लास्ट दिन वाले क्वेश्चन की तरह ऐसा होता कि कुछ पे करना है कुछ नहीं करना है तो जरूर इंपैक्ट लाता। ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट देखो, ये टाइप 2 इस क्वेश्चन में तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टाइप 2 तभी एप्लीकेबल होता है जब हमें कुछ सेटलमेंट और कुछ जो है पे करना होता है, कुछ वेव्ड और कुछ पे करना होता है। तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन होता है, अगर हमें 100% सेटलमेंट का एंट्री करें तो ऐसे होगा। ठीक है, और सेटलमेंट जैसा होगा वैसा ही कर देंगे। यहाँ पर 100% लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम लोगों ने कितना पे किया, यहाँ पर हम लोगों ने 25% पे करने का सोचा थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कन्वर्जन हुआ, और 70 कितना हो जाएगा ये हम लोग का 75% जो है हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं करके सिर्फ सेटलमेंट का एंट्री करते हैं तो भी हमारा सेम इंपैक्ट आएगा, कोई भी अलग इंपैक्ट नहीं आएगा। दोनों केस में नेट एंट्री हम लोग का कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही होता है। ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में टाइप 2 का तो कोई स्कोप ही नहीं है। टाइप 2 तो तभी होगा अगर मेरा सेटलमेंट बोल रहा है कि कुछ और है, जैसे कि यहाँ सेटलमेंट तो सॉरी, यहाँ तो मेरा सेटलमेंट 100% ही है। एक मिनट, यहाँ तो मेरा सेटलमेंट जो है ये कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है, 100% वेव्ड है, कैंसिल आउट है, नो सेटलमेंट, तो इसका मेरा टाइप 2 का तो कोई स्कोप है नहीं। ठीक है, अब इसीलिए मैंने ये वाला एंट्री नहीं करवाया कि प्रेफरेंस शेयर का तो हमें कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुम लोग चाहो तो ये दो एंट्री इंसर्ट कर सकते हो, कहां पर, जिसका तुम लोग का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका एंट्री इंसर्ट करने से यहां करना पड़ेगा, या तो पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3 के बाद कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्यों इंपैक्ट नहीं आएगा, सिंपल सा बात है, अगर जब कैपिटल रिडक्शन का ही कैलकुलेशन करोगे जितना भी आया है उसमें इतना अमाउंट ऐड इतना अमाउंट लेस हो जाएगा, डिविडेंड पेबल का इतना ऐड इतना लेस हो जाएगा, तो फिर इसीलिए कोई फायदा नहीं है। तो अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में दिखा दिया, क्योंकि ये वाला पॉइंट तब मैंने नहीं बताया था कि क्यों एंट्री नहीं किया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला, तो इस पॉइंट के लिए इस तरीके से एंट्री होगा। अच्छा, अब ये वाला तो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है वैभव लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस एज एट 31st March 2001। तो वैभव लिमिटेड का 31st March 2001 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,50,00,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 19 लाख, करेंट एसेट पीएल का डेबिट बैलेंस, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 6%, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 5%, डिवेंचर, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अच्छा, क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो है सैंक्शन हुआ है। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू 40 ईच, सारे इक्विटी शेयर्स को 40 रुपीज में रिड्यूस कर देना है। ठीक है, इक्विटी शेयर पहले से था 100 के जगह 40 तक लेके जाना है, यानी 60 रुपीज का रिडक्शन होगा। प्रेफरेंस शेयर को 60 तक लेके जाना है, 260 बोला है, यानी प्रेफरेंस शेयर में 40 रुपीज का जो है रिडक्शन होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंक्रीज टू 6%, बोल रहा है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट 5% से 6% तक लेके जाना है। डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर 70 ईच फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाय देम। बोल रहा है कि डिवेंचर होल्डर को बोला गया कि आपका इंटरेस्ट 5% से 6% कर देंगे, लेकिन आप भूल जाओगे आपने हमें एक डिवेंचर पे 100 रुपए दिया था। आप ये मानो कि आपने एक डिवेंचर पे 70, मतलब फ्रेशली हम लोग आपको, मतलब ये पूरा ही भूल जाओ कि आप लोगों ने कभी हमें इतना दिया था। फ्रेशली आप लोग एक एक डिवेंचर 70 रुपीज का जो है आपको होल्ड करना पड़ेगा, एक डिवेंचर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिटर्न डाउन करना पड़ेगा 20% से। करेंट एसेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा 90 लाख से। ठीक है, जो कि करेंट एसेट पहले था 2 करोड़, शायद ये 2 करोड़ है। ठीक है, हमें 90 लाख पे इसे वैल्यू करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर बोला है कि इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 19 लाख, मतलब वैल्यू कम करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू 90 लाख करने बोला है, यानी वैल्यू को कम करने बोला है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू whom द कंपनी ओज 40 लाख डिसाइडेड टू फॉरगो 40% ऑफ हिज क्लेम। बोल रहा है कंपनी का एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब जिसको कंपनी को पैसा देना था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कंपनी को 40 लाख का उधार दिया था, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वो फॉरगो कर देगा इसमें से 40% छोड़ देगा, ठीक है, 40% छोड़ देगा, 60% का कुछ सेटलमेंट इसका मतलब होगा। द क्रेडिटर इज अलॉटेड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 40 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अच्छा, बोल रहा है कि 60% छोड़ दो, ठीक है, और बाकी 40% के अगेंस्ट में आप इक्विटी शेयर लेके पूरा पूरा सेटलमेंट कर लो। टैक्सेशन का लाइबिलिटी सेटल करना पड़ेगा 3 लाख में, ठीक है, टैक्सेशन का लाइबिलिटी सेटल करने के लिए बोला है 3 लाख में। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नहीं भी बोलेगा तो भी करना पड़ता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट, pass journal entries and show balance sheet of the company after giving effect of the above, ठीक है। तो ये सारे जो भी हमारे यहाँ पर, और कुछ बोला है नहीं, चलो और कुछ नहीं बोला है, हम लोग को बैलेंस शीट और जो है जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते, देखते जितना होता है। जर्नल एंट्री शायद हो पाएगा, बैलेंस शीट तो मुझे नहीं लगता है आज हो पाएगा, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5, इलास्ट्रेशन 5 देखते हैं जितना हो जाए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखो, बोला है कि सारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ये लोग चेंज कर देना चाहते हैं, कितने से, 40 से, ठीक है, जो भी था उसे चेंज करके 40 में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो 40 में ट्रांसफर करते हैं, तो पुराना वाला चला जाएगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ वैभव लिमिटेड, पहला एंट्री। एक सेकेंड, कितना कितना बोला था, ज्यादा ये वाला, अच्छा, इक्विटी शेयर था पहले ये इतना 2 करोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। पहले कितने का था, 100 करके ये आ रहा है वैल्यू, ठीक है, 100 इंटू, यहाँ पर अमाउंट जो है लिख लेते 2, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 2 करोड़ है, 70 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा वो लिख लेने से क्या होता है, और कुछ नहीं, जब हम लोग एंट्री करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन का जो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने में आसानी होता है। तो कैसे पता चलेगा, एक शेयर अगर 100 का है, टोटल इतना पैसा मिला है इन्हें शेयर इशू करके, मिला था, ठीक है, अब ये कैंसिल करना चाहते हैं, तो इन्होंने कितना शेयर इशू किया होगा, 100 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब 2 लाख, ठीक है। 2 लाख शेयर इशू किया है 100 रुपए वाला, तभी तो मिला है 2 करोड़। और नया शेयर बन जाएगा, नया शेयर कितने का बनेगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल नया बन जाएगा, कितने से रिड्यूस करना है, 40 तक रिड्यूस करना है, तो नया 40 रुपीज का बन जाएगा, 40 इंटू 2 लाख। देखो ये नंबर आइडेंटिफाई करने से हमें लिखने में बहुत आसानी हो जाता है, ठीक है। तो 40 इंटू 2 लाख यानी 80 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन, कितने से कंपनी ने अपने कैपिटल को कम कर लिया, कंपनी ने बोला मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल जो 100 का है, एक एक शेयर, उसे हम 40 तक लेके जाएंगे, यानी हम 60 से कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। अगर मेरे से जीरो लिखने में गलत हो जाए तो बता दो, इतना सारा जीरो है, बाई चांस अगर कुछ गलत हो जाए तो। बीइंग कन्वर्जन of equity share capital of ₹100 each to ₹40, ठीक है।
सेकेंड एंट्री देखो क्या बोला है, बोला कि प्रेफरेंस शेयर को 60 तक रिड्यूस कर दो। तो प्रेफरेंस शेयर कितना था, 1 करोड़ 100 रुपए वाला, तो ऐसे लिखेंगे 6% वाला चला जा रहा है। ये पहले क्रेडिट हुआ था, जब आया था तो क्रेडिट हुआ था, बिकॉज हम लोग का कैपिटल क्रेडिट होता है। चला जाएगा तो डेबिट करना पड़ेगा, हटाना है। तो कितना है, 100 रुपीज वाला है एक एक शेयर, और 1 करोड़ 1 के बाद 70, ठीक है, यानी 1 लाख इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा था। अच्छा, अब ये बदले में कितना प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर को 60 में ले जाएंगे। लेकिन कैसा प्रेफरेंस शेयर है कुछ नहीं बोला है, मतलब पहले वाला जैसा ही है, मतलब डिविडेंड रेट, ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू कम किया है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, बोला है कि रिड्यूस करके इनको कितने में लेके जाना है, रिड्यूस टू 60, तो ये 60 करके करना है, 60 इंटू 1 लाख, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 लाख, सॉरी 60 लाख, 60 लाख होगा, है ना, 60 लाख। और प्रॉफिट कितना हुआ वो कैपिटल रिडक्शन में दिखाना है, टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, कितना प्रॉफिट हुआ, 100 लिया था किसी से, अब बोल रहा है कि मान लो अपने 60 ही लिया, उसने 40 छोड़ दिया, इसका मतलब तो 40 लाख। अच्छा, अब इसका नैरेशन लिखेंगे, बीइंग conversion of 6% cumulative प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10, जो कैपिटल हम लोगों ने सॉरी ₹100 का बनाया था, वो हम लोग अभी ₹60 का बना रहे हैं, ठीक है। जैसा बोला था जस्ट वैसा ही किया। अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हमें ये हैबिट हो जा रहा है, ठीक है, कि कैसे करके एंट्री होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन एक बार समझते जाते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप की दिक्कत नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6% बढ़ाना है, मतलब 5% से इंटरेस्ट 6% करना है, ठीक है। और डिवेंचर होल्डर को बोला है कि एग्जिस्टिंग डिवेंचर 100 वाला सरेंडर कर दो, सरेंडर मतलब छोड़ दो, भूल जाओ। तो सबसे पहले सरेंडर करवाते हैं 5% डिवेंचर, डिवेंचर लोन है, लोन दिया था, क्रेडिट हुआ था, उसी लोन को कैंसिल कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बस कैंसिल कर रहे हैं, बदले में कुछ और एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। यहां पर कभी भी तुम लोग को डिवेंचर होल्डर नहीं लिखना होता है, होल्डर मतलब एक पर्सन को बोला जाता है, डिवेंचर मतलब जितने सारे होल्डर मिलके रेज किया गया है लोन, ठीक है, तो उसे डिवेंचर बोला जाता है। 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का था डिवेंचर, था 100 रुपीज वाला, जो ओल्ड डिवेंचर था। कितना डिवेंचर इन्होंने इशू कर रखा होगा, 80 लाख टोटल, टोटल 80 लाख का लोन लिया था। एक लोन का वैल्यू मतलब एक डिवेंचर का वैल्यू 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, टोटल हो रहा है 80,000। 80,000 डिवेंचर्स इशू किए गए थे, नंबर ऑफ डिवेंचर, तो इसका मतलब 100 करके वैल्यू रखा था, तो कंपनी के पास 80 लाख, नहीं मेरा 80,000 नहीं होगा क्या, 80 लाख डिवाइडेड बाय 100 करने से ही पता चलेगा। हाँ 80,000 ही होगा, 80,000 इंटू 100, 80 लाख, ठीक है, जीरो सही लिखा है मैंने। अच्छा, अब बोला सरेंडर कर दो, करवा दिया, बदले में क्या है, सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ 70 ईच फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाय देम, बदले में सेम डिवेंचर मिलेगा, लेकिन रेट चेंज हो जाएगा 6%, कंपनी बदले में 6% डिवेंचर दे रही है, ये पुराने लोगों को ही दे रही है। इस लोन के बदले कितना लोन ले रही है उनसे, 70 ईच, 70 करके रखा है डिवेंचर का वैल्यू, ठीक है। और सेम डिवेंचर जो है इशू होगा, मतलब वही 80,000 ही इशू होगा, ठीक है। तो कैपिटल सॉरी लोन कितना हो रहा है, 56 लाख, ठीक है। ये पॉइंट समझो, यहां पर बोला कि कंपनी बोल रही है कि पुराना डिवेंचर का रेट बदल देंगे 5% से 6%, इसीलिए देखो जब मैंने कैंसिल किया तो 5% वाले को कैंसिल किया, जब एक्सेप्ट किया तो 6%, कंपनी 6% वाला लोन एक्सेप्ट कर रही है। और जो पहले 100 रुपीज का कभी हुआ करता था, सेम वही एक्सचेंज द सेम मतलब वही 80,000 नंबर ऑफ डिवेंचर को 70 करके इशू कर रही है, ठीक है। सेम कैसे पता चला, एक तो यहाँ लैंग्वेज दिया है, फॉर फ्रेश डिवेंचर 70 फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाय देम, जितना डिवेंचर लोगों ने होल्ड कर रखा था एक एक जन ने, उनका एक डिवेंचर जो 100 का था उसका वैल्यू कंपनी ने 70 पे जो है
वो मतलब 70 पे फिक्स किया है। तो प्रॉफिट हो गया कंपनी का लोन रिड्यूस हो गया पर डिवेंचर पे 30 करके टोटल 80,000 डिवेंचर पे, यानी 24 लाख पे। इसको हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, टू कैपिटल रिडक्शन। अब इसका एंट्री क्या होगा, बीइंग 6% डिवेंचर ऑफ ₹70 each issued to existing 5% डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है, 5% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ₹100 ईच। पहले कंपनी के जो 5% इंटरेस्ट वाले डिवेंचर होल्डर थे, 100 रुपए जिन्होंने एक एक जन ने दिया होगा, एक एक डिवेंचर पे दिया होगा। अब एक ने एक खरीदा है कि 5, वो तो हमें नहीं पता। एक डिवेंचर पे जिन्होंने पहले 100 दिया था उनका रेट 5% था, वो बदल के 6% वाला डिवेंचर दे दिया गया है 70 रुपीज वाला, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 20% से कम करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब वो कम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास उतना अवेलेबल अमाउंट है कि नहीं। बोला है तो कम कर देंगे। ये एंट्री ना हम लोग लास्ट में करेंगे, ये एसेट वगैरह को कम करने का, ठीक है। और देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में और क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी वाज 40 लाख। कंपनी ने जिसे 40 लाख दिया है उसको बोला गया है कि आप 40% क्लेम भूल जाओ। तो इसका एंट्री कैसे होगा, देखो इसका एंट्री कुछ इस तरीके से होगा। ये हम लोग का हो गया पॉइंट नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। हम लोग का 40 लाख का सन्ड्री क्रेडिटर को सेटलमेंट किया जा रहा है। कैसे, उनको बोला गया कि आप अपना 40% भूल जाओ, मतलब वो हमारे लिए प्रॉफिट है, हमें नहीं पे करना पड़ेगा। तो टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, टू कैपिटल रिडक्शन कितना होगा, 40 लाख का 40% यानी 16 लाख, ये हमें और पे नहीं करना पड़ेगा। और बाकी फिर 60% का क्या होगा, द क्रेडिटर इज अलॉटेड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 40 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। पूरे क्लेम को सेटल डाउन कर दिया जा रहा है, बदले में इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है। कितने रुपए का, 40 रुपीज वाला। कितना सारा इशू किया जा रहा है, 60,000। तो कितना होगा, 60,000 इंटू 40,000 करने से होता है 24 लाख, ठीक है, 24 लाख होता है। अच्छा अब देखो, किसी को हमें देना था 40 लाख, जिसमें से हम लोगों ने उन्हें रिक्वेस्ट करके बोला आप 16 लाख भूल जाओ कि आपको कभी और मिलने वाला है, ठीक है। सॉरी 40 माइनस 16 ऐसे कर लेते हैं। तो 24 लाख उन्हें मिलना चाहिए, तो उसके बदले उनको 24 लाख का इक्विटी शेयर दे दिया गया, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बीइंग क्रेडिटर ऑफ 40 लाख, एल लिख देते हैं, लैक का बहुत सारा जीरो हो रहा है तो एल लिख दिया। एग्रीड टू सरेंडर क्लेम 40% and allotted 60,000 equity share of ₹40 each for full settlement of claim, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज हम बताना चाहते हैं, देखो जैसे इनका क्लेम फुल सेटलमेंट हो गया। अब मान लो कि ऐसा होता कि इक्विटी शेयर इशू करके सपोज ये 24 लाख की जगह 20 लाख होता। बात समझो कि इनका 24, जैसे मान लो इनको हमें देना है 40 लाख, ठीक है। इनसे बोला 16 लाख तो आप भूल ही जाओ, तो वो तो बेनिफिट है ही है, ठीक है। और जो इक्विटी शेयर इशू किया, मान लो उसका वैल्यू 24 की जगह 20 लाख होता, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है फुल सेटलमेंट, यानी 4 लाख का और भी फिर कैपिटल रिडक्शन में चला जाता। जैसे तुम लोग 11-12 में जब अकाउंट्स करते हो तो वहां पर देखते हो ना कि हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया, हमें देना था 10 रुपए, 8 रुपए में सेटलमेंट कर लिया, तो 2 रुपए हम लोग का डिस्काउंट हो जाता है। तो यहाँ तो डिस्काउंट का कंसेप्ट नहीं है, फुल सेटलमेंट बोल दिया था। तो अगर हम लोग का फुल सेटलमेंट एज इट इज अमाउंट से नहीं होता, जितना भी हमारा कम होता वो भी हमारे कैपिटल रिडक्शन में चला जाता, ठीक है। ये 4th नंबर हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वाला पॉइंट, द टैक्सेशन लायबिलिटी
इज सेटल्ड एट 3 लाख। टैक्स किसको पे करना है? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना था? 2 लाख। इन्होंने कितने में सेटल डाउन किया है? बोल रहा है कि 3 लाख, मतलब ज्यादा देना पड़ा, तो शायद कुछ पेनल्टी वगैरह लग गया होगा, ज्यादा देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5th नंबर। तो हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लाइबिलिटी सेटल डाउन कर रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? सेटल डाउन। यहाँ लिखा हुआ है देखो, टैक्सेशन सेटल, कितने में सेटल करे? 3 लाख। अच्छा, पहले ये 3 लाख नहीं लिख सकते, यहाँ तो हमें बुक वैल्यू लिखना पड़ेगा। कितने का टैक्सेशन था? 2 लाख का था, वो हमारा सेटल डाउन हो जा रहा है। कैसे सेटल डाउन हो रहा है? हम लोग उसके बदले 1 लाख जो है 3 लाख का सेटल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का लॉस कितने का हो रहा है? 1 लाख का। तो जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन बोल के दिखाएंगे। कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 2 लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन, सेटल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कैसे हुआ हम बताते हैं। देखो, एक्चुअली कंपनी तो एस्टिमेटेड वे में जो है अपना टैक्स प्रोविजन करती है, तो उन्होंने प्रोविजन किया था 2 लाख का, लेकिन लाइबिलिटी बना है 3 लाख का, तो 3 लाख ही देना पड़ेगा। तो कैसे करके सेटल डाउन करिए? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख ये यूज कर रही है, और भी 1 लाख यूज करना पड़ेगा, इसीलिए लॉस हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का 3 लाख यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि 3 लाख का लाइबिलिटी जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर लिखो being conversion of the provision for tax into liability for taxation for settlement of the amount due, for settlement of amount due। देखो, यहाँ पर मैंने टू बैंक या कैश नहीं लिखा कि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इनके पास कुछ पैसा। देखो, इनके पास तो कैश है नहीं, पहला बात, ठीक है। और हम लोगों ने जितने भी स्कीम अभी तक किए हैं, एक में भी पैसा नहीं आया, तो कहाँ से देंगे? तो लाइबिलिटी लिख के रखे कि भाई इतना देना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रोविजन बनाया था 2 लाख का, उसका यूज कर लेंगे लाइबिलिटी पे करने के लिए, लेकिन लाइबिलिटी 3 लाख का बन गया है, तो और भी 1 लाख जो है देना पड़ेगा। तो वो कैपिटल रिडक्शन, प्रॉफिट तो है नहीं कि पीएल को डेबिट कर दे, तो ये हो गया। और ये फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने 3 लाख बोल के लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि पे करने लायक हमारे पास कुछ कैश वैश है नहीं, ठीक है। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। अब हम लोग वो सारे राइट ऑफ का एंट्री करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैसे एंट्री करेंगे? यहाँ पर वो तो करेंगे। अच्छा, ये जो लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन है, हम लोग के पास कोई कैश अवेलेबल नहीं है, लेकिन करेंट एसेट में कैश होता है, ठीक है। करेंट एसेट के अंदर कैश होता है, तो वो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे, लेकिन करंट एसेट को रीवैल्यू भी करने बोला है, तो पहले रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, बाद में ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 6th नंबर एंट्री में हम लोग प्रॉफिट को राइट डाउन कर देंगे, सॉरी लॉस को, जो लॉस है उसे राइट ऑफ कर देंगे। लॉस हम लोग का डेबिट होता है, लॉस के बिना फिर ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। 12 लाख का हमें जो लॉस है उसे राइट ऑफ करके देना है। और क्या राइट ऑफ करना है वो हमें पॉइंट में बोला था बीच में, जो कि मैंने बोला बाद में करेंगे। पीपीई को 20% से कम करना है, तो पीपीई 20% से कम हो जाएगा। पीपीई था कितना? पीपीई था हम लोग का 2 करोड़ 50 लाख का, 2.5 करोड़ का था। इसको हमें 20% से डाउन करना है, तो देखते हैं कितना होगा। 2.5 इंटू 20%, तो ये आंसर आ रहा है 0.5, यानी 50 लाख होगा, ठीक है। 50 लाख होगा। कैसे? इंटू यहाँ पर 70 करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू यहाँ पर हम लोग 70 करेंगे तो 50 लाख आ जाएगा, क्योंकि करोड़ में 1 के पीछे 70 लगता है, ठीक है। इसीलिए इंटू 1 और उसके पीछे 70, 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे। करेंट एसेट को 90 लाख में दिखाना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 करेंट एसेट। करेंट एसेट को अगर मुझे 90 लाख में दिखाना है, तो उसको कितने से कम कर दिया, उतने से एंट्री करेंगे। 2 करोड़ माइनस 19 लाख, 2 करोड़ माइनस 90 लाख, तो हम लोगों ने इतने से कम कर दिया। 2 करोड़ का मतलब कितना हो जाएगा? 270, ठीक है। 2 के बाद 70 और 90 लाख में इसे हमें वैल्यू करना है, तो 1 करोड़ 10 लाख पे हम लोगों ने इसे कम कर दिया, ठीक है, उतने से रिड्यूस किया। 1 करोड़ 10 लाख से हम लोगों ने इसे रिड्यूस कर दिया करेंट एसेट को, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया था? और हमें इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके जाना है, तो इन्वेस्टमेंट को कितना कम करना पड़ेगा? 20 लाख से 19 लाख पे लाना है, 1 लाख से कम करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट कितने से कितने में जाएगा, 20 लाख से 19 लाख में चला जाएगा, यानी 1 लाख से हमें इसको रिड्यूस करना है। और ये सब के वजह से कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। अब कैपिटल रिडक्शन में क्या इतना अमाउंट है कि हम लोग यूज कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। चेक करो, कैपिटल रिडक्शन में फर्स्ट अमाउंट कितना आया, ये वाला 1,20,00,000, ठीक है, ये हम लोग का क्रेडिट अमाउंट आया। उसके बाद आया 40 लाख, ठीक है, ये हम लोग का क्रेडिट अमाउंट आया। उसके बाद आया 24 लाख, ठीक है, ये भी हम लोग का क्रेडिट अमाउंट आया। अच्छा, इसके बाद फिर से 16 लाख अगेन हम लोग का क्रेडिट अमाउंट आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक डेबिट अमाउंट आया है 1 लाख, ठीक है, इसके बाद एक डेबिट अमाउंट आया 1 लाख। तो इतना कैपिटल रिडक्शन में बन रहा है। अब देखते हैं कितना हो रहा है, 1,20,00,000, ठीक है, 1,20,00,000 प्लस 40 और 24, 64 और 16 लाख, तो 64 और 16 लाख माइनस 1 लाख, क्योंकि वो डेबिट हुआ है। तो टोटल 1,99,00,000 आ रहा है। और हमें कितने का जरूरत है वो देखना पड़ेगा। टोटल आ रहा है हम लोग का 1,99,00,000, लिख लेते हैं, इतना हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करेंगे ये सारी चीजों को राइट ऑफ करने के लिए। तो पहले 12 लाख का राइट ऑफ होगा, फिर राइट ऑफ होगा 50 लाख का, ठीक है, फिर राइट ऑफ होगा 1,10,00,000 का, ठीक है, फिर राइट ऑफ होगा, मैंने शायद एक जीरो ज्यादा लिख दिया, $29, 1,10,00,000 और 1 लाख, ठीक है। एक बार टोटली करते हैं, 12 लाख प्लस 50 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख प्लस 1,10,00,000, 74 लाख माइनस 199, तो 1 करोड़ यहाँ पर बच जा रहा है। नहीं, ये ना मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है, आंसर तो होना चाहिए 27, कुछ तो गलत हो जा रहा है। 12 लाख 50 लाख, 12 प्लस 50, 12 प्लस 50, ये कितना हो गया, 62, 62 और ये 1, 63, 63 प्लस 110, 173 माइनस 199, 26, हाँ सही आ रहा है, जीरो हटा के मैंने किया, सही आ रहा है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 26 लाख बच जा रहा है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल रिडक्शन करके जो बेनिफिट हुआ उससे हम लोगों ने ये राइट ऑफ किया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, जैसे क्वेश्चन में बोला था ये भी कर लिया, फिर भी बच गया। तो बच जाने पे कहाँ लिखना पड़ता है, ऐसा हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, अभी आया। बचने पे हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व पे, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे डे टू डे के बिजनेस से अर्न किया हुआ नहीं है कि हम लोग इसको अपने पीएल में दिखा दे, ठीक है। ये हमारा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, ठीक है, जो डे टू डे का प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे बी अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर नहीं बचेगा तो कंप्लीट, अगर पूरा यूज हो गया तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कम होगा, पहले वाले क्वेश्चन में कम पड़ गया था, हम लोगों ने पेटेंट गुडविल को राइट ऑफ नहीं कर पाया पूरा, ठीक है। इसके पहले दिन वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें पूरा पूरा यूज हो गया, इसमें बच गया, बचने से कैपिटल रिजर्व। और लास्ट एंट्री हम लोग कर देंगे, ये लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, लेकिन हम लोग कहां से करेंगे, करेंट एसेट से, क्योंकि हमारे पास कैश का अलग कोई डेटा नहीं दिया है। तो लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन, अच्छा ये क्यों पे ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पर करंट एसेट में कैश होगा, कैश होगा या किसी और तरीके से, देखो 90 लाख बोला है तो उसमें से हमें 3 लाख ही तो पे करना है, तो हम लोग कर सकते हैं, उतने से करंट एसेट को कम कर देंगे। पेमेंट ही हो रहा है, ठीक है, उसमें कैश है। मैंने तब बोला था कि कैश नहीं दिख रहा है, एक्चुअली करंट एसेट में ही कैश होगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो बीइंग द पेमेंट
बीइंग द पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, तो दिखाना पड़ेगा कि हम लोग का लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगा। क्यों पे ऑफ हो रहा है? बिकॉज करेंट एसेट अवेलेबल है 90 लाख का, मतलब राइट डाउन करने के बाद भी बच रहा है 90 लाख का, उसमें से आराम से 3 लाख हम लोग दे सकते हैं। अब इसके बाद तुम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, जो कि तुम लोग खुद से बना के ट्राई करके देखो। अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वैल्यू कम करके दिखाओगे, जितना कम हो गया। इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाओगे? 19 लाख पे। करंट एसेट को 90 लाख पे दिखाओगे। पीएल का डेबिट बैलेंस खत्म हो जाएगा, शेयर कैपिटल चेंज हो जाएगा, कैपिटल का वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर चेंज हो जाएगा, डिवेंचर चेंज हो जाएगा, रहेगा सभी लेकिन चेंज हो जाएगा। क्रेडिटर भी हम लोग का जो है देखना पड़ेगा, अगर कुछ बचा हुआ है दिखाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन खत्म हो चुका है, वो और नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट हम तुम लोग को होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट करना है इस क्वेश्चन का होमवर्क, और कुछ नहीं करना है, और प्रीवियस सारे क्वेश्चंस को देखते जाना है साथ साथ, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।